अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल सेकंड ईयर, बुक का कोड है सिविल 263, तो इसके पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे। तो 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि आधे दायरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका होता है 4r डिवाइड बाई 3 पाई, यानी सेमी सर्कल अगर हो तो 4r डिवाइड बाई 3 पाई से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है, वो आपका होता है √I डिवाइड बाई ए, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है वो आपका, यानी ये स्टेटमेंट गलत लिख दी है असल में ना, उससे मैनेज नहीं हुई। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ यूज टू डिटरमाइन, यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है इसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसे मतलब किस किस्म के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सवाल नहीं है इसका, ये उर्दू गलत है, इंग्लिश ठीक है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में एक गोले का कुतर जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। किसी मटेरियल के दबने और खराश लगने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कहलाती है हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस कहलाती है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत जो है वो 0 होती है, ठीक हो गया। सिंपली स्पॉटेड बीम जिस पर यकसा फैलाव लोड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट की कीमत जो है वो WL² डिवाइड बाई 8 होती है। मुस्ततीली सेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर स्ट्रेस और औसत शेयर स्ट्रेस की रेशो जो है वो 1.5 यानी 1.5 होती है। बेंडिंग मोमेंट की वजह से पैदा होने वाला स्ट्रेस कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है, उसी के नाम के अकॉर्डिंग। बीम की डिफ्लेक्शन कम होती है इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ बीम, जब बीम की डेप्थ बढ़ा दी जाती है तो फिर उससे बीम की डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है सिंपली स्पॉटेड बीम के सेंटर पर लोड लगने से ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होती है वो WL³ डिवाइड बाई 48 EI होती है। ये आपको याद करना है फार्मूला, ठीक है। एक कॉलम जिसकी काबिल असर लंबाई इसकी चौड़ाई के 15 गुना ना, यानी कि 15 गुना से ना बढ़े तो फिर इस किस्म के कॉलम को आप शॉर्ट कॉलम कहेंगे ना। अगर उसके 15 गुना से वो नहीं बढ़ा है तो फिर वो शॉर्ट कॉलम है, अगर 15 गुना से बड़ा हो जाएगा तो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। एक कॉलम जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हों तो इसकी काबिल असर लंबाई बराबर होगी, ये केसेस हैं, तो वो आपकी 0.5L के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो अफेक्टिव लेंथ होगी वो उसकी ओवरऑल लेंथ का हाफ होगी। ठोस शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है पाई डी की 4 डिवाइड बाई 32 के। टॉर्शन की मसावात है वो आपकी है T डिवाइड बाई J इज इक्वल टू G थीटा डिवाइड बाई L, ठीक है। एक जॉइंट में रिवेट्स की तादाद यानी कि तादाद से कम नहीं होनी चाहिए एक जॉइंट में, तो कम से कम एक जॉइंट में ना आपके 2 रिवेट तो होने चाहिए ना, 2 से कम नहीं होनी चाहिए रिवेट्स की तादाद एक जॉइंट के अंदर। वेल्ड जॉइंट की ताकत होती है, इसकी ताकत जो होती है ग्रेटर देन रिवेटेड जॉइंट, रिवेट जॉइंट की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रस की स्लोप के जाविया को कहते हैं, उसको पिच कहते हैं, ठीक है। एक दीवार जो पानी को रोकती है उसको डैम कहा जाता है, या डैम कहलाती है। रिटेनिंग वाल में कोई टेंशन ना होने के लिए E की कीमत जो होती है वो लेस देन टू B डिवाइड बाई 6 हो तो फिर टेंशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2017 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसका पहला सवाल है प्लेन जियोमेट्रिकल अशकाल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहलाता है सेंट्रॉयड। आधे दायरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बराबर होता है 4r डिवाइड बाई 3 पाई के, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला भी रिपीट हो गया है, सी जो आप पहले भी यही आंसर था √I डिवाइड बाई ए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट इसमें ठोस दायरवी सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका पाई डी की 4/32, ये भी रिपीट हो गया। स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये स्टेटमेंट थी उसकी। जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जिसकी उर्दू गलत लिखी हुई थी, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। मसावात आपकी जो है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू जो होता है आई जी के बराबर होता है। तो ये मोमेंट ऑफ अनर्शिया का कानून है, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एमकेएस सिस्टम में स्ट्रेस की इकाई जो होगी एमकेएस के अकॉर्डिंग किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। स्ट्रेन की इकाई होती है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इट्स हैव नो यूनिट। डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहलाता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। उसके बाद आती है पॉइजन रेशियो की कीमत कितनी होती है, लेस देन 1, एक से भी कम होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस की रेशियो कहलाती है FOS, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाती है। उसके बाद आता है अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम के सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जो है वो PL/4 होगी, ठीक है। P लोड है, लोड इनटू जो लेंथ है /4। इंतहाई शेयर स्ट्रेस होता है तो वो आपका होता है एट न्यूट्रल एक्सिस पे NA। और I/Y जो है आपका फॉर्मूला किस मॉडुलस के बराबर होता है, I/A जो होता है वो सेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस के। ठोस दायरवी शाफ्ट के लिए कम से कम रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो D/4 होता है, डाई का 4, ठीक है, डाई का चौथाई हिस्सा। ठोस दायरवी शाफ्ट में पैदा होने वाले टार्क की जो कीमत होती है FS पाई D³/16, ठीक है। रिवेट के डायामीटर का ये अनवन लिखा हुआ है, पता नहीं, अनविन बंदा का नाम है, फार्मूला है। तो अनविन का जो रिवेट के डायामीटर का फार्मूला है ना वो आपका है 6√T, ठीक है। ट्रस के टाई मेंबर में स्ट्रेस होती है वो टेंसाइल होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है। पानी का एंगल ऑफ रिपोज होता है 0। नेक्स्ट हमारा पेपर आ रहा है यहाँ पे 2018 का फर्स्ट एनुअल। इसमें भी आपने देखा होगा कि 17 के सप्लीमेंट्री में भी जो फर्स्ट एनुअल पेपर के थे क्वेश्चंस उसमें काफ़ी रिपीट हुए हैं। अब हम इसके सप्लीमेंट्री के अलावा भी पहले फर्स्ट एनुअल तो देख लेते हैं ना। 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर है कि मुसल्लस का CG, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, इसका नुक्ता तकात्या जो होता है वो मीडियन कहलाता है, ठीक है। नुक्ता तकात्या क्या कहलाएगा, मीडियन। मोमेंट ऑफ अनर्शिया की इकाई हमेशा पावर 4 में होती है, तो मीटर 4 होगी, ये आपने याद रखना है। बरीनल हार्डनेस टेस्ट में बॉल इंडेंटर जो होता है उसका कुत्ता 10 मिलीमीटर होता है, ये भी रिपीट हुआ है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस बीम में होता है जो ओवर हैंगिंग हो, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम में ज़्यादातर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहलाती है, ठीक है। जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। सेक्शन मॉडुलस का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद आता है हमारा ऐसा प्लेन जिस पर शेयर स्ट्रेस अमल ना करे, ठीक है। जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस नहीं अमल करती उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। डिफ्लेक्शन के बिलअक्स मुतनासिब होती है और वो आपकी मोमेंट ऑफ अनर्शिया है, MOI मोमेंट ऑफ अनर्शिया। कैंटिलीवर बीम के फ्री सिरे पर डिफ्लेक्शन जो है वो PL³/3EI के बराबर होती है। सिंपली स्पोर्टेड बीम के सिरों पर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होती है, ठीक हो गया। आगे आता है रिवेट की पिच की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है वो 3 × डाया D के बराबर होती है। प्लेट की टेयरिंग, ठीक है, टेयरिंग स्ट्रेंथ मालूम करने का फार्मूला, टेयरिंग स्ट्रेंथ होती है तो उसको मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है FT × P - D (T). ये फार्मूला आपने याद रखना है इसका। जॉइंटिंग करते हुए वेल्डिंग दहात पिघलती है, फेलिट करते हुए, ठीक है। फिलेट जॉइंटिंग करते हुए वेल्डिंग दहात जो है वो पिघलती है, ठीक है।
फिलेट ज्वेलरी। फिलेट वेल्ड के क्रॉस सेक्शन का बैरूनी नुक्ता, क्रॉस सेक्शन का जो बैरूनी नुक्ता होता है उसको टो कहते हैं, ठीक है, टो। उसके बाद आता है ट्रस का सबसे ऊपर वाला जोड़ जो होता है उसको पीक कहते हैं, ठीक है। ट्रस का दबाव वाला मेंबर उसको स्टर्ट कहते हैं, स्टर्ट, इसमें स्टर्ट्स लिखा हुआ है। ये एक मुकम्मल बुनियादी ढांचा है, ठीक है, और वो आपका ट्राइएंगल है, ट्राइएंगुलर, यानी ट्रस एक ट्राइएंगुलर एक मुकम्मल बुनियादी ढांचा है, वो ट्राइंगल की शक्ल की होती है ना ट्रस। डैम की प्रेशर डायाग्राम जो है वो हमारी ट्राइएंगुलर होती है, ठीक है, वो भी आपकी ट्राइएंगुलर ही होगी। रिटेनिंग वाल की बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेस होती है वो W डिवाइड बाई बी इंटू 1+6E डिवाइड बाई बी, ये इसकी कंडीशंस में से एक फार्मूला है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसिस रिटेनिंग वाल की जो बेस पर हो, हम इस फार्मूले की मदद से चेक करते हैं। डैम की किस्म जो है वो रिटेनिंग वाल जो है ना, ये भी डैम की एक किस्म है। ब्रेस्ट वाल और ये दूसरी वाल रिवेटमेंट वाल ये नहीं होती, रिटेनिंग वाल जो होती है ये डैम की एक किस्म है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के सेकंड एनुअल पेपर सप्लीमेंट्री पेपर को। इसमें एक मुसल्लस के मरकज़ का इसके बेस से फासला होता है, ठीक है, और वो होता है h डिवाइड बाई 3। उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर ज़िला वाले मुरब्बा का मोमेंट ऑफ अनर्शिया होगा, वो आपका 1/12 सेंटीमीटर की 4। किसी शक्ल का कम अज़ कम मोमेंट ऑफ अनर्शिया इसके गिर्द होता है, सेंट्रॉइड के गिर्द होता है। एक गोल ठोस सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन बराबर होता है d डिवाइड बाई 4 के। बिगाड़ के ख़िलाफ़ मटेरियल की मज़ाहमत कहलाती है हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद आता है जिस मकाम पर शेयर फोर्स की कीमत 0 होगी उस मुकाम पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत होगी, वो होगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। फिर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस किस्म के बीम में पाया जाता है जो ओवरहैंगिंग हो, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली स्पॉटेड बीम के सिरों पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत जो है वो 0 यानी 0 होती है। एक जैसी मोटाई वाली स्लैब के वज़न की नोइयत जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाती है। लचक की हदूद में रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत जो होती है उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, यंग मॉडुलस। उसके बाद आता है लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन की निस्बत को सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, नहीं सॉरी, मैं इस सवाल में देख रहा हूँ जी, यहाँ पे आगे लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन की जो निस्बत होती है उसको पॉइजन रेशो कहते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कैंटिलीवर बीम में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे बेंडिंग स्ट्रेस होती है, कंप्रेसिव होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मुरब्बा शक्ल का सेक्शन मॉडुलस जो कि D4 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाई रुतबा पर अमल करने वाली कुव्वत जो होती है उसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक हो गया। बाई एक्सियल आपका स्ट्रेस के इजहार का ग्राफिकल तरीका जो है वो मोहर सर्कल है, ठीक है, मोहर सर्कल। सिंपली स्पॉटेड बीम के सिरों पर डिफ्लेक्शन होती है 0। उसके बाद आता है बीम में डिफ्लेक्शन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कहलाती है स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस कहलाती है। कॉलम की मुवस्सर लंबाई जबकि दोनों सिरे फिक्स्ड हों उसको 0.5 L के बराबर होती है, ये भी हमारा रिपीट हुआ है। एक कतार में दो मुत्तसिल रिवटों के दरमियान फासला पिच कहलाता है। और फिर स्टील स्ट्रक्चर को जिस मुनासिब मटेरियल से ढांपा गया हो उसको क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये वाला आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है कि एक निस्फ दायरे का रुकबा जिसका रदास R और कुतर D है, ठीक है, तो उसके लिए आपने मालूम करना है जी, रुकबा मालूम करना है। तो आपका पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फुल सर्कल का होता है, तो निस्फ का पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इसको अगर आप 1/2 से ज़रब देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक मुरब्बा सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी एक साइड B है
ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बी की 4/12। उसके बाद आता है आपका कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मुकाम पर होता है, ठीक है, कम से कम होता है सेंट्रॉइड पर, ये भी रिपीट हुआ है। आई सेक्शन के सिमेट्रिकल एक्सिस होते हैं, आई सेक्शन के 2 सिमेट्रिकल एक्सिस होते हैं, ठीक है। आई के एक एक्स के एक्सिस अकॉर्डिंग होता है एक वाई के। यकसा फैला हुआ वजन भी कहलाता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर लोड। उसके बाद आता है हमारा बीम के किसी मकाम पर शेयर फोर्स 0 हो, वहाँ बेंडिंग मूवमेंट होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ पर शेयर फोर्स 0 हो जाए, वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगी। बेंडिंग मूवमेंट के यूनिट होते हैं, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है इसके यूनिट में किलोग्राम इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, पाउंड इंटू फिट। तो ये ऑल ऑफ दी सारे यूनिट ही बेंडिंग मूवमेंट के हैं। कैंटिलीवर के आज़ाद सिरे पर बेंडिंग मूवमेंट की मिकदार होती है 0 होती है, ठीक है, आज़ाद सिरे पर। यंग मॉडुलस के यूनिट इसके बराबर होते हैं, वो आपके स्ट्रेस के बराबर होते हैं। लचक की हद के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत यंग्स मॉडुलस कहलाती है। स्ट्रेन की इकाई होती है, जो कि इनमें होती ही नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज, क्योंकि स्ट्रेन की इकाई होती ही नहीं है, नील है, यानी कि बीम के झुकाव के खिलाफ मज़ाहमत कहलाती है, उसको बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक है। इकाई रुकबा पर अमल करने वाली कुव्वत स्ट्रेस कहलाती है, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद आता है हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम के दरमियान में झुकाव की मिकदार होती है मैक्सिमम, ठीक है। एक कॉलम की काबिल असल लंबाई जिसके दोनों सिरे हिंज्ड हों, अभी हिंज्ड है तो उसकी लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों बराबर होती है, काबिल असर जो आपकी आती है, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी पानी का रिपोज ऑफ जाविया जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है एक दीवार जो अपने वज़न की वजह से किसी मटेरियल को सहारा देती है, वो ग्रेविटी वाल कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन की निस्बत को पॉइजन रेशो कहा जाता है, ये पीछे भी आया था, रिपीट हुआ है। बाई एक्सियल स्ट्रेस के इजहार का ग्राफिकल तरीका जो है वो मोहर्स सर्कल है, 2 मुत्तसिल ट्रस का दरमियानी फासला बे कहलाता है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर 2019 के सप्लीमेंट्री पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहला सवाल देख लें, बार बार यही आ रहा होता है, दायरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो दायरा होता है उसका होता है पाई डी की 4/64, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। एक मरबा जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर हो, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है 1/12 सेंटीमीटर की 4 के, ठीक है। एक चौथाई दायरा जिसका रदास आर के बराबर हो और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो फिर उसके लिए आप 4r/3 वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और वैसे भी ये क्वार्टर सर्कल है। उसके बाद आता है एक ठोस मुरब्बा सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन बराबर होता है d/√12 के। उसके बाद आएगा बेंडिंग मोमेंट के यूनिट होते हैं किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर, न्यूटन इंटू मीटर, पाउंड इंटू फिट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर है, गलती हो गई है यहाँ पर, इसमें ना ये सारे नहीं हैं, ये ऊपर वाले से मैच भी नहीं करेंगे, जिसका पाउंड इंटू फिट आता है, क्योंकि किलोग्राम इंटू मीटर आना चाहिए और न्यूटन इंटू सेंटीमीटर ये दोनों नहीं है, पाउंड इंटू फिट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब उसके बाद आता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर स्ट्रेस इस मुकाम पर होती है, वो न्यूट्रल एक्सिस पर होती है, NA। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इस बीम में मौजूद नहीं होता, तो जो आपका मतलब जिस बीम में मौजूद नहीं होता पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कैंटिलीवर में होता है आपका, नहीं सिंपली सपोर्टेड में भी नहीं होता, ओवर हैंगिंग में होता है। तो बोथ A एंड B इन दोनों में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होता, सिर्फ ओवर हैंगिंग बीम में होता है। कैंटिलीवर बीम के आज़ाद सिरे पर बेंडिंग मोमेंट की मिकदार जो है वो 0 होती है। उसके बाद आता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट वाले मकाम पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत होती है, तो उस मकाम पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत 0 होती है, ठीक हो गया, चाहे उसका स्पैन कुछ भी हो, न्यूटन कुछ भी हो। यंग मॉडुलस मालूम करने का फार्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस क्यों मालूम करने का फार्मूला है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, F/E, स्ट्रेस से F है, E से स्ट्रेन है।
प्रिंसिपल प्लेन और शेयर स्ट्रेस की कीमत जो है वो ज़ीरो होती है। कैंटिलीवर बीम के न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेसिस होती है, ज़ीरो होती है। औसत शेयर स्ट्रेस जिसे क्यू यानी कि होता है बराबर होती है, औसत शेयर स्ट्रेस आपकी क्यू बटा ए के बराबर होती है, ठीक है। बीम की स्टिफनेस रास्त मुतनासिब होती है, स्टिफनेस जो होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रास्त मुतनासिब होती है। सिंपली स्पॉटेड बीम में ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव वाले मुकाम पर स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है या होती है। छोटा कॉलम इस तरीके से फेल हो जाता है, छोटा कॉलम जो है ना बेसिकली क्रश हो जाता है। लंबा कॉलम जो होता है उसमें बकलिंग और बेंडिंग और स्लिपिंग आ जाती है। स्टर्ट होता है, अब स्टर्ट कहते हैं कंप्रेशन मेंबर को, ठीक है। कॉलम जिसके दोनों सिरे पिवस्त हों यानी फिक्स्ड हों, ठीक है, और इसकी काबिल असर लंबाई वो 0.5 L के बराबर होती है। ये भी रिपीट हो गया है, शक्ल बदली है, बस वही चीज़ है, ठीक है ना। दोनों सवारे सिरे यहाँ पे पिवस्त लिख दिया है, दोनों सिरे फिक्स्ड लिखा जाता है, एक ही बात है। यहाँ पे देख लें फिक्स्ड। रिवेट्स की दो मुत्तसिल कितारों का दरमियानी फासला कहलाता है बैक पिच, ठीक है। एक म्यारी फ्लिट वेल्ड साइड के साथ जाविया बनाता है 45 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2020 का जो है वो सप्लीमेंट्री का पेपर, क्योंकि एनुअल पेपर तो हुआ ही नहीं था, उसमें बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, तो सप्लीमेंट्री के पेपर जो है वो हुआ था। तो हमारा सवाल है, एक कायमा जाविया मुसल्लस का CG इसकी बेस से ऊंचाई पर वाक़या होता है, होता है h/3, ठीक है। चौथाई दायरे का सेंट्रॉइड इतने फासले पर वाक़या होता है 4r/3π। उसके बाद आता है डी कुतर के डाया का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पाई डी की 4/32 के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है एक ठोस गोल सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन बराबर होता है, वो d/4 के बराबर होता है, ठीक है। डाया का चौथाई हिस्सा। इम्पैक्ट के ख़िलाफ़ मटेरियल की मज़ाहमत जो होती है वो टफनेस कहलाती है, ठीक है, टफनेस। सिंपली स्पॉटेड बीम के सिरों पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़ीरो होती है, सिफर। यकसा फैले हुए लोड को भी कहते हैं, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर लोड, ठीक है, लोड। शेयर स्ट्रेस भी कहलाती है, शेयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। लैटरल स्ट्रेन की लीनियर स्ट्रेस के साथ निस्बत पॉइजन रेशो कहलाती है। और फिर आता है दायरवी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस जो πd³/32 के बराबर होता है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन मॉडुलस का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। कम से कम डिफ्लेक्शन पर स्लोप की कीमत वो ज़ीरो होती है, कम से कम। मोमेंट ऑफ एरिया का तरीका, मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मालूम करने के लिए मोमेंट ऑफ एरिया का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉलम जिसका एक सिरा फिक्स्ड और दूसरा सिरा आज़ाद हो, मुवस्सर लंबाई इसकी, उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा 2L, यानी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा प्लेन जिसमें शेयर स्ट्रेस की मिकदार 0 हो तो फिर उसको हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की कीमत 0 होगी। दोनों एक ही चीज़ें आ गई, देख लें। रिवर्ट्स की पिच की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार रखी जाती है और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 × डाया, ठीक है, 3D के बराबर। उसके बाद वो कहता है पुर्लिन्स पर रखी जाने वाली डेहलवानी बीम्स कहलाती हैं। पुर्लिन्स के ऊपर जो रखी जाती है उन्हें राफ्टर कहते हैं, ठीक है। क्लेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इसको बोलते हैं सिरेमिक टाइल। सुपर इम्पोज्ड लोड का यूनिट होता है kN/m², ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेपर 2021 का फर्स्ट एनुअल, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। डी कुतर के यानी डाया जो है ना कुतर के दायरा का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला πd की 4/32, ये तकरीबन 3-4 बार आ चुका है। एक्स बार प्लेन शक्ल के CG तक का फासला है, तो ये आपका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वाई प्लेन इनके उसके लिए अब वाई के लिए कह रहे हैं, वाई प्लेन
वाई बार प्लेन शक्ल के सी जी तक का फासला जो है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है बिगाड़ के ख़िलाफ़ दहात की मज़ाहमत जो होती है उसको हार्डनेस कहते हैं, ठीक है, जो बिगाड़ के ख़िलाफ़ होती है। सबसे ज़्यादा हार्डनेस नंबर इस दहात का होता है और वो आपकी होती है नाइट्रेटेड सरफेस, ठीक है। उसके बाद है कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड सिरे पर मोमेंट हमेशा लिया जाता है, वो आप लेते हैं इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर ऐसे बीम में होता है जो ओवरहैंगिंग बीम हो, ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर पर BM होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट होता है। ज़ीरो शेयर पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, जहाँ पर शेयर ज़ीरो हो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। लेटरल बिगाड़ की वजह से स्ट्रेन जो होगी वो सेकेंडरी स्ट्रेन बन जाएगी, ठीक है, लेटरल बिगाड़ की वजह से। उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेस की वॉल्यूमेट्रिक की स्ट्रेन, वॉल्यूमेटर, अब वॉल्यूमेट्रिक लिखा हुआ है, स्ट्रेन से निस्बत, तो इसके दरमियान में जो निस्बत होगी वो बल्क मॉडुलस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद बीम की ताकत के रास्त मुतनासिब होती है, सेक्शनल मॉडुलस। उसके बाद डिफ्लेक्शन के रास्त मुतनासिब होता है लोड। फिर छोटा कॉलम फेल होने की वजह होती है कि वो क्रश हो जाता है। उसके बाद आता है सिलेंडर कॉलम का मतलब होता है, सिलेंडर कॉलम जो होता है ना वो लॉन्ग कॉलम होता है, लंबा कॉलम। एक कतार में लगाए गए दो मुसलसल रिवटों के दरमियान फासला जो होता है उसको पिच कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है। खोखले स्टील सेक्शन भी कहलाते हैं, उनको हम बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रस का सबसे ऊपर वाला जोड़ कहलाता है, ऊपर वाला जोड़ होता है वो पीक कहलाता है, ये भी रिपीट हुआ है। एक दीवार जिसकी पुष्ट पर पानी हो उसको डैम कहते हैं हम, ये भी रिपीट हुआ है। रिटेनिंग वाल के पीछे रोका गया मटेरियल कहलाता है, वो बैकिंग होती है, ठीक है, बैकिंग। अब हमारा 2021 का सेकेंड एनुअल का पेपर है, ठीक है, कि एक दीवार जो पानी को रोकती है कहलाती है, तो उस दीवार को हम बोलते हैं डैम, ठीक है, ये पानी को रोकने वाली दीवार है। उसके बाद आता है रिटेनिंग वाल में कोई टेंशन ना होने के लिए ये आपकी कंडीशन बताई गई थी, इजी इज़ लेस देन टू बी डिवाइड बाई 6, ठीक है। ठोस दायरवी शाफ्ट में पैदा होने वाला टार्क जो होता है वो FS इंटू पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 16, ये भी रिपीट हुआ है। रिवेट के डायामीटर का अनविंड फार्मूला जो होता है वो आपका है 6√T। ट्रस का सबसे ऊपर वाला जोड़ जो होता है उसको हम पीक कहते हैं। और उसके बाद आता है ट्रस का दबाव वाला मेंबर, दबाव वाले मेंबर को स्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मुरब्बा शक्ल का सेक्शन मॉडुलस है, वो आपका है D4 डिवाइड बाई 6। अकाई रुतबा पर अमल करने वाली कुव्वत कहलाती है स्ट्रेस, ठीक हो गया। स्ट्रेन की अकाई होती है, वो होती है, स्ट्रेन की इकाई ही नहीं होती, नॉन ऑफ दीज। बीम के झुकाव के खिलाफ मज़ाहमत कहलाती है और उसको हम कहते हैं स्टिफनेस। फिर आता है एक सिंपली स्पोर्टेड बीम के स्पोर्ट वाले मकाम पर बेंडिंग मोमेंट की कीमत होती है, जबकि बीम का स्पैन कुछ भी हो इसके अंदर वो आपकी ज़ीरो होती है, सही है। उसके बाद आता है यंग मॉडुलस मालूम करने का फॉर्मूला होता है, वो F/E है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यकसा फैले हुए लोड को भी कहते हैं ट्राईएंगुलर लोड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शेयर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। बिगाड़ के खिलाफ दहात की मुज़ाहमत जो होती है वो हार्डनेस कहलाती है, ये भी रिपीट हो रहे हैं सारे। सबसे ज़्यादा हार्डनेस नंबर इस दहात का होता है और वो आपका नाइट्रेटेड सरफेस है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में गोले का कुत्ता जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। किसी मटेरियल के दबने और खराश लगने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को हार्डनेस कहते हैं। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इकाई होती है आपकी मीटर की 4। और ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में बॉल इंडेंटर का कुतर 10 मिलीमीटर, ये भी 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, इसमें भी 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने MCQs जो है वो कंप्लीट कर लिए। स्टूडेंट वेट कीजिएगा जी। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर को। तो सबसे पहले 2017 के फर्स्ट एनुअल पेपर में हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्राइडल एक्सिस की तारीफ करें। हवाला के लिए मुंतखब करदा ऐसी लाइन जो किसी सेक्शन या शक्ल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड में से गुजरे
सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाती है। अमूदी एक्सिस का थ्योरम बयान करें। अगर प्लेन सेक्शन के दो बाहम अमूदी एक्सिस जो कि नुक्ता ओ पर मिलते हों, जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई हों, तो आई जी जी एक्सिस जो नुक्ता ओ से अमूदन गुजर रहा है उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो फिर आई जी जी, ये आई जी जी लिखा हुआ है जो उसने गलती कर दी है, तो वो आई जी जी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा। इसको कहते हैं अमूदी एक्सिस का थ्योरम। इलास्टिक लिमिट की तारीफ करें। वो लिमिट जिस पर कुव्वत के ज़ेरे असर किसी जिस्म में पैदा होने वाला बिगाड़ कुव्वत हटाने से ख़त्म हो जाए और जो अपनी असली हालत में वापस आ जाए, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। हुक लॉ बयान करें। हुक के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल करती है तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सवाल कि परसेंटेज एलोंगेशन का फार्मूला तहरीर करें। तो ये आपका होगा परसेंटेज एलोंगेशन इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल 100। ये फार्मूला याद करना है। मटेरियल की डक्टिलिटी की तारीफ करें। किसी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत डक्टिलिटी कहलाती है, यानी मटेरियल पर कुव्वत के अमल करने से मटेरियल टूटे बगैर काफ़ी लंबे हो जाते हैं। हार्डनेस की तारीफ करें। किसी मटेरियल के खुरचने, कटने और टूटने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत इस मटेरियल की हार्डनेस कहलाती है। मटेरियल की हार्डनेस मालूम करने के तरीके बताएं। इसमें ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट और वॉकर्स हार्डनेस टेस्ट वगैरह शामिल है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है? ऐसी एक्सिस जो किसी सेक्शन को दो हिस्सों में इस तरह तकसीम करें कि सेक्शन के दोनों हिस्सों की शक्ल और साइज़ एक जैसा रहे। मसलन अगर किसी सेक्शन जिसकी दोनों अतराफ एक जैसी हों के दरमियान में से वाई एक्सिस गुजारा जाए तो सेक्शन के दोनों तरफ एक जैसा नज़र आएगा, लिहाजा ये सिमेट्रिकल सेक्शन होगा। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लिखें। ये फार्मूला लिखा हुआ है एक साइड पे, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू लार्ज क्यू डिवाइड बाय आई बी मल्टीप्लाई बाय ए प्राइम मल्टीप्लाई बाय वाई बार। ये फार्मूला अब आपने याद करना है, ठीक है। आइए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी ब्रेथ और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डिफ्लेक्शन बीम मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके, इसमें डबल इंटीग्रेशन का तरीका, मोमेंट एरिया का तरीका, मिकाले का तरीका और कॉन्जुगेट का तरीका। बट वेल्ड जो आपका है ना, उसकी तारीफ करनी है। ऐसा जोड़ जिसमें दहाती प्लेटों के किनारों को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाए बट वेल्ड जॉइंट कहलाता है। इलास्टिक गुलाई से क्या मुराद है? बीम में डिफ्लेक्शन पैदा होने के बाद इसकी सेंटर लाइन गुलाईदार हो जाती है जिसे इलास्टिक गुलाई कहा जाता है। फिल्ट आपका जो है फिलेट वेल्ड की तारीफ करें। फिलेट होता है ना, दो प्लेटों को आप 90 के एंगल पर रखें या किसी जगह पर रख के आप जोड़ते हैं। ऐसा वेल्ड वाला जोड़ जिसमें पिघलने वाली धात इस्तेमाल हो फिलेट वेल्ड कहलाता है। ये जोड़ दो अमूदी सतहों के दरमियान लगाया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया 90 के एंगल पे दो प्लेटें हों, उनके दरमियान में आपने उसको बढ़ना है, बढ़कर जोड़ लगाना है, तो पिघलने वाली धात इस्तेमाल करेंगे और उसको फिल कर देंगे। इसको फिलेट वेल्ड कहा जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो की तारीफ करें। किसी भी कॉलम की काबिल असर लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ और इसके कम से कम रेडियस ऑफ जायरेशन की निस्बत को स्लेंडरनेस रेशियो कहा जाता है। खोखली गोल शाफ्ट के लिए टॉर्शन का फार्मूला लिखें। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे एफ और यहाँ पे पता नहीं अब ये एस लिखा हुआ है इक्वल टू 16 TD डिवाइड बाय पाई डी की 4 यानी कि एक्सटर्नल डाया का 4 माइनस इंटरनल डाया का 4। ठीक है। कॉलम की बकलिंग से क्या मुराद है? ये लंबे कॉलम में होता है। कॉलम का लोड के अमल करने के नतीजे में झुकने के खिलाफ कॉलम की बकलिंग कहा जाता है। कॉलम की ऐसी लंबाई जो लोड के ज़ेरे असर एक तरफ झुक जाए मुवस्सर लंबाई कहलाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या मुराद है? क्रशिंग लोड या बकलिंग लोड और सेफ लोड के दरमियान निस्बत को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसे मुख्तसर तौर पर FOS लिखा जाता है। इसकी कीमत अमूमन 2 से 5 तक होती है और हम आमतौर पर 3 लेते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट की तारीफ करें। शाफ्ट या रॉड पर अमल करने वाला टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाता है। रिवेटेड जॉइंट की मुख्तलिफ इक़साम के नाम लिखने, इसमें लैप जोड़ और बट जोड़। ठीक है। साइज़ ऑफ वेल्ड की तारीफ करें।
वेल्ड वाले जोड़ में प्लेटों के साथ चिमटने वाली फिलेट, ठीक है, की चौड़ाई को वेल्ड का साइज कहा जाता है। ये वेल्ड की लेग की कम से कम मिकदार के बराबर होता है। अगला सवाल हमारा है ट्रस की तारीफ करें। फैक्ट्री की इमारत या दीगर बड़े स्पैन वाली इमारतों की छतों को सहारा देने के लिए आम किस्म के बीम या गिरडर इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि बड़े स्पैन के लिए बीम का साइज़ बहुत बड़ा रखना पड़ता है, जो कि महंगा भी पड़ता है और इसका वज़न भी ज़्यादा होता है। ऐसे मौके पर पतले और हल्के मेम्बरान को तकोनी शक्ल में जोड़कर डहलवानी फ्रेम बनाए जाते हैं, जिनको ट्रस कहा जाता है। प्रिंसिपल राफ्टर से क्या मुराद है? ट्रस के ऊपर वाले डहलवानी मेंबर को प्रिंसिपल राफ्टर कहा जाता है। ट्रस के तज्जिए के तरीके लिखें। इसमें जोड़ों का तरीका, सेक्शन का तरीका और ग्राफ का तरीका शामिल है। लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम यानी लंबे और छोटे कॉलम के दरमियान फ़र्क बताएं। छोटा कॉलम ऐसा कॉलम जो कि दबाव में आकर खालिस्तान टूटते हुए फेल हो जाए यानी क्रश हो जाए, तो छोटा कॉलम जो है शॉर्ट कॉलम कहलाता है। ऐसे कॉलम की लंबाई अमूमन इसकी कम से कम चौड़ाई के 15 गुना से कम होती है। इसकी स्लेंडरनेस रेशो 80 यानी 80 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लंबा कॉलम। ऐसा कॉलम जो कि दबाव में आकर अतराफ को झुके यानी झुकने से फेल हो जाए यानी बकलिंग में आ जाए। ठीक है, तो लंबा कॉलम कहलाता है। ऐसे कॉलम की लंबाई अमूमन इसकी कम से कम चौड़ाई के 15 गुना से ज़्यादा होती है और इसकी स्लेंडरनेस रेशो भी 80 से ज़्यादा होती है। उसकी 80 तक होती है और इसकी 80 से ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। आगे आता है एवलर फार्मूला बयान करें। एवलर का ये फार्मूला, उसमें दो फार्मूले, एक एवलर का एक रिंकन का फार्मूला है और ये बेसिकली कॉलम वाले चैप्टर में हम जो है ना लोड मालूम करते हैं इससे। तो पी लोड है आपका बकलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई। ई आपका जो है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय, उसके साथ ही आपका ये एल ई आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, उसका आपने उसके लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम, कॉलम की काबिल असर लंबाई की तारीफ करें। लंबे कॉलम की लंबाई का वो हिस्सा जो अमली तौर पर बेंडिंग में हिस्सा लेता है वो कॉलम की काबिल असर या मुवस्सल लंबाई कहलाता है। इसका इन्हिसार कॉलम के किनारों की हालत पर होता है। फिलेट वेल्ड के साइज़ और थ्राउट की मोटाई में फ़र्क वाजिया करें। फिलेट वेल्ड में बनने वाली तकोन के भीतर से तकोन के अमूदी कोने तक अमूदी फासला को थ्राउट की मोटाई कहा जाता है। वेल्ड वाले जोड़ में प्लेटों के साथ चिमटने वाले फिलेट की चौड़ाई को वेल्ड का साइज़ कहा जाता है। ये वेल्ड की लेग की कम से कम मिकदार के बराबर होता है। ट्रस में पोर्लिन के मकासद बयान करें। यह अज्जा छत के मुतवाज़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ ट्रसों को मिलाते हैं। पोर्लिन पर छत ढाँपने वाला मटीरियल जो है डाला जाता है। आमतौर पर पोर्लिन राफ्टर के जोड़ों पर रखे जाते हैं यानी जोड़ यानी नोड्स पर। अगला सवाल है एंगल ऑफ रिपोज की तारीफ करें। मट्टी, रेत या दीगर मटेरियल की कुदरती डहलवान को इस मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। इसे यूनानी हरफ फाई से जाहिर किया जाता है। यह जाविया उफ़की लाइन के साथ नापा जाता है। क्लीट की तारीफ करें। एंगल आयरन का टुकड़ा जिसे राफ्टर पर पुर्लिन को सहारा देने के लिए जोड़ा जाता है क्लीट कहलाता है। इनकी लंबाई राफ्टर की चौड़ाई के बराबर होती है। ये मेंबर पैनल पॉइंट पर जोड़े जाते हैं। स्टिफनेस की तारीफ करें। डिफ्लेक्शन के खिलाफ बीम की मुज़ाहमत को इस बीम की स्टिफनेस कहा जाता है। अगर बीम में स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो बीम में डिफ्लेक्शन कम पैदा होगी और अगर बीम में ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सके। ठीक है, और बीम ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सके। गैसेट प्लेट्स से क्या मुराद है? गैसेट प्लेट ट्रस के मुख्तलिफ मेम्बरान को जोड़ों यानी जॉइंट्स पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लेट को गैसेट प्लेट कहा जाता है। हॉर्स पावर की तारीफ करें। अगर एक सेकंड में 746 न्यूटन मीटर काम सरअंजाम हो तो ये काम 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा और यह हॉर्स पावर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। क्लेडिंग की तारीफ करें। क्लेडिंग स्टील की इमारत में स्टील सेक्शंस में आग के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करने की गर्ज से या मौसमी असरात से महफूज करने की गर्ज से या खूबसूरती पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मटीरियल से ढाँप दिया जाता है। इसे क्लीडिंग कहा जाता है। ढाँपने वाले मटीरियल अक्सर कंक्रीट, लकड़ी, एलुमिनियम वगैरह होती है। इसके अलावा स्टील की शीट, मार्बल और सिरामिक टाइल्स भी क्लीडिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
अर्थ प्रेशर की तारीफ करें। रिटेनिंग वाल की अमूदी तरफ मट्टी होती है और ढहलवानी तरफ ज़्यादातर खाली होती है। मट्टी वाली तरफ रिटेनिंग वाल पर दबाव पैदा होता है जिसे अर्थ प्रेशर कहते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर की तारीफ करें। बढ़ाई वाला मटेरियल अपनी अंदरूनी रगड़ की वजह से मुकम्मल दबाव दीवार पर नहीं डालता, बल्कि इसका कुछ हिस्सा ही दीवार पर अमल करता है। इस सूरत में लगने वाले प्रेशर को एक्टिव अर्थ प्रेशर कहा जाता है। ये दबाव उफकी होता है। सेक्शन 2 में आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। दिए गए सेक्शन का जी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सवाल है बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, जिसमें आप ये बीम देख रहे हैं। ठीक हो गया। बीम के सर्कुलर सेक्शन जिसका डायग्राम 15 सेंटीमीटर है, बीम में शेयर फोर्स 70 किलो न्यूटन हो तो बीम में औसत शेयर स्ट्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर स्ट्रेस मालूम करें। उसके बाद हमारा सवाल आता है इसके अंदर कि 100 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर साइज़ की टाई बार दूसरी प्लेट से फिलेट वेल्ड के ज़रिए जुड़ी हुई है। वर्किंग स्ट्रेस 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेल्ड का साइज़ मालूम करें। फिर हमारा सवाल आता है रिटेनिंग वाल से रिलेटेड लास्ट चैप्टर होता है जिसमें है रिटेनिंग वाल पर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम स्ट्रेस मालूम करें। चुनाई का वज़न जो है वो आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और मट्टी का वजन 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है। और ये डायग्राम में सेक्शन दिया गया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के सेकेंड एनुअल पेपर को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तारीफ करें। किसी भी जिस्म या शक्ल के क्रॉस सेक्शन रुकबा और उसके मरकज़ और मुंतखब शुदा रेफरेंस एक्सिस के दरमियान फासले के मुरबा के हासिल ज़रब को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे आई से ज़ाहिर किया जाता है। कंपोजिट सेक्शन से क्या मुराद है? ऐसा सेक्शन जो दो या दो से ज़ायद सादा ज्योमेट्रिकल से मिलकर बना हो कंपोजिट सेक्शन कहलाता है। ट्राईएंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला IXX इक्वल टू BH³ डिवाइड बाई 12। ठीक है, जस्ट फार्मूला अगर लिखना है तो ये है। प्लास्टिक लिमिट की तारीफ करें। जब मटेरियल पर वजन इलास्टिक लिमिट की हद से बढ़ जाए तो मटेरियल में वजन हटाने के बावजूद मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाता है और वो ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाता है। यह हद प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। उसके बाद आती है यील्डिंग की तारीफ करें। जब कोई मटेरियल लोड में मजीद इजाफा हुए बगैर काफ़ी लंबा हो जाए तो इस अमल को यील्डिंग कहते हैं। हुक लॉ की तारीफ करें। हुक के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल करती है तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती है। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अमूदी एक्सिस का कानून ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो रिपीट वाला जो छोड़ देते हैं। डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत डक्टिलिटी कहलाती है, यानी मटेरियल पर कुव्वत के अमल करने से मटेरियल टूटे बगैर काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगला सवाल आता है हार्डनेस की तारीफ करें। किसी मटेरियल के खुरचने, कटने और टूटने के खिलाफ मुजाहमत इस मटेरियल की हार्डनेस कहलाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है। शेयर मॉडुलस की तारीफ करें। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की निस्बत को शेयर मॉडुलस कहा जाता है। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली ये लफ्ज़ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आई हुई है, इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक की हुई है, तो इसको कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, छोटी आएगी। ठीक है ना, भी कहा जाता है। इसको जी से जाहिर किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। ठीक हो गया। क्लियर स्पैन और मुवस्सिल स्पैन में फ़र्क वाज़िया करें। बीम की दो स्पोर्ट्स के दरमियान उफ़की फासले को क्लियर स्पैन कहते हैं, जबकि बीम की एक स्पोर्ट कालम या दीवार के सेंटर से दूसरी स्पोर्ट के सेंटर तक के उफ़की फासले को अफेक्टिव स्पैन कहते हैं। ये कहा जाता है। बेंडिंग मसावात की करनी ना, बेंडिंग की जो मसावात होती है ये है कि M/I इक्वल टू F/V इक्वल टू E डिवाइड बाई R, और इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है शेयर स्ट्रेस का फार्मूला। तो ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारा सवाल है इलास्टिक कर्व से क्या मुराद है। बीम में डिफ्लेक्शन पैदा होने के बाद इसकी सेंटर लाइन गुलाईदार हो जाती है, जिससे इलास्टिक गुलाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ट्विस्टिंग मोमेंट की तारीफ करें। ये भी रिपीट हुआ है। शाफ्ट या रॉड पर अमल करने वाले टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट कहलाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमारा रिपीट हुआ होता है। क्रशिंग लोड या बकलिंग लोड और सेफ लोड के दरमियान निस्बत को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, अब जो रिपीट नहीं करेंगे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। आई सेक्शन के शेयर स्ट्रेस डायग्राम, ये डायग्राम बनानी है आपने। सिलेंडरेंस रेशो, किसी भी कॉलम की काबिल असर लंबाई और इसके कम से कम रेडियस ऑफ जायरेशन की निस्बत को सिलेंडरेंस रेशो कहा जाता है। ट्विस्टिंग मोमेंट की तारीफ करें। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। बीम की डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है।
बीम के अपने वजन और इस पर अमल करने वाले बैरूनी लोड की वजह से बीम अपनी असली हालत से लोड के अमल करने की सीमत में झुक जाता है, जिसको बीम की डिफ्लेक्शन कहा जाता है। आगे आता है बीम सेक्शन की स्टिफनेस से क्या मुराद है। डिफ्लेक्शन के खिलाफ बीम की मुजाहमत को इस बीम की स्टिफनेस कहा जाता है। अगर बीम में स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो बीम में डिफ्लेक्शन कम पैदा होगी और बीम ज़्यादा लोड बर्दाश्त जो है वो कर सकेगा। स्ट्रट की तारीफ करनी है। ऐसा मेंबर तिरछी हालत में या अफकी हालत में इस्तेमाल किया जाए उसे स्ट्रट कहा जाता है, बशर्तिया के इस पर दबाव की कुव्वतें कंप्रेसिव फोर्सेस अमल कर रही हों। हॉर्स पावर की तारीफ करें, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। वेल्डेड जॉइंट का थ्रोट क्या है। फिलेट वेल्ड में बनने वाली त्रिकोण के वितरी या वितर से त्रिकोण के अमूदी कोने तक अमूदी फासला को थ्राउट की मोटाई कहा जाता है। वेल्डिंग के 4 तरीके, 4 के अलावा इसमें 8 लिखे हुए हैं यहाँ पे। फोर्जिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग है, आपकी कोल्ड वेल्डिंग है, फिर आपकी फ्लो वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग। साइज ऑफ वेल्ड की तारीफ करनी है। वेल्ड वाले जोड़ों में या जोड़ में प्लेटों के साथ चिमटने वाले फिलेट की चौड़ाई को वेल्ड का साइज कहा जाता है। यह वेल्ड की लेग की कम से कम मिकदार के बराबर होता है, ठीक है, लेग की। उसके बाद स्टील कंस्ट्रक्शन के 4 नकाइस बताएं। इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट होगी, उसके बाद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, फिर आपकी लो फायर रेजिस्टेंस आ जाएगी और फिर बकलिंग टेंडेंसी आ जाएगी और उसके बाद पुअर अपीयरेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर क्लीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 मटेरियल, कंक्रीट, वुड, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टॉस और सिरेमिक टाइल्स। टाई बार की तारीफ करें। ट्रस कास ऐसा मेंबर जिसमें टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव वाली कुव्वत अमल करती है, टाई बार कहलाता है। 4 तरह के ट्रस के नाम लिखने हैं। किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, मैंसर्ड, फ्लैट, पैरेट और फिंक है, हुए भी है, ठीक है। ट्रस के तज्जिए के तरीके बताएं। तो वो कहता है परफेक्ट ट्रस का तजिया जिसमें जोड़ों का तरीका, सेक्शन का तरीका और ग्राफ का तरीका शामिल है। ठीक हो गया। गैसेट प्लेट की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ है। एंगल ऑफ रिपोज भी हमारा रिपीट हो चुका है। उसके बाद आता है ये लफ्ज़ है एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी लिखा हुआ है तो इसकी तारीफ ये होगी हमारी कि रिजल्टेंट प्रेशर आर दीवार की बेस को इसके निस्फ से जितने फासले पर किता करता है इसे एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे ई से जाहिर किया जाता है, जबकि कॉलम की सूरत में सीजी लाइन और लाइन ऑफ एक्शन जिस पर लोड असरअंदाज हो के दरमियान फासले को एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। 4 कोल्ड फॉर्म सेक्शन के नाम लिखने हैं, जिसमें चैनल सेक्शन, जी सेक्शन और एंगल सेक्शन और हॉट सेक्शन होना चाहिए था, हेड सेक्शन नहीं, हॉट सेक्शन। रिटेनिंग वाल की तारीफ करें। कंक्रीट मेसनरी, आरसीसी या ईंटों की बनाई गई ऐसी दीवारें जो पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार पर मट्टी को सहारे हुए हों, रिटेनिंग वाल कहलाती है। सरचार्ज बैकफुल की तारीफ करनी है। अगर मट्टी पर दीगर रोकने जाने वाले मटेरियल रिटेनिंग वाल की बलाई सतह से ऊपर नहरवानी शक्ल में पड़ा हुआ हो और उसकी सतह के साथ कोई जाविया बनाए तो इसे सरचार्ज बैकफिल कहते हैं। सेक्शन 2 आ गया है, लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन का सेंट्रॉयड मालूम करना है, ठीक है, ये सेक्शन है। उसके बाद है बीम की शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। मोमेंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी मालूम करें। ये ओवरहैंगिंग बीम है ना, एक साइड से ओवर है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकलेगा। उसके बाद आता है 3 मीटर लंबे माइल्ड स्टील कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड जो है वो मालूम करें जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं। उसके बाद ये सवाल देख लें आप। उसके बाद एक ठोस शाफ्ट के लिए हॉर्स पावर और डायामीटर मालूम करें अगर आपको ये डाटा दिया गया हो। उसके बाद है डैम सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस और कम से कम स्ट्रेस मालूम करें अगर पानी का वज़न और चुनाई का वज़न दिया गया हो तो। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है 2018 का फर्स्ट एनुअल के एक्सिस ऑफ रेफरेंस की तारीफ करें। किसी जिस्म या शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी हवाले के लिए मुंतखब शुदा लाइन से मालूम किया जाता है। यह हवाले के लिए मुंतखब शुदा लाइन एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहलाती है। सेंट्रॉइड मालूम करने के तरीके में खसियत इश्काल से, मोमेंट के तरीके से, इंटीग्रेशन के तरीके से और ग्राफिकल तरीके से। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है ये रिपीट हुई है, ठीक है। अमूदी एक्सिस का कानून
और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम डेफिनेशंस में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये पोलर को एक बार पढ़ लेते हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अमूदन जेड एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जो कि इन दोनों एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मजमुआ होता है। और बेसिकली यही चीज़ अमूदी एक्सिस का कानून भी है। उसके बाद आता है आपका टफनेस की तारीफ करें। जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाई जाए और वो मटेरियल टूटने, दबने और बिगाड़ के खिलाफ मज़ामत पैदा करे, इस मटेरियल को जो है ना टफनेस कहते हैं। रॉकवेल टेस्ट के 2 फ़ायदे लिखने हैं हमने। ब्रेनल टेस्ट की निस्बत रॉकवेल टेस्ट के जो फ़ायदे हैं, रॉकवेल टेस्ट में छोटे लोड के लगने से सतह के मुकम्मल दुरुस्त ना होने की वजह से गलती का इम्कान रहता है। इस टेस्ट में स्केल की बराह रास्त जो रीडिंग पड़ी जाती है और ब्रेनल टेस्ट की तरह खुर्दबीन की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़ायदा है इसका एक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये टेस्ट तैयारशुदा सतह और मशीन के छोटे हिस्सों पर भी कामयाबी के साथ किया जाता है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया, इस टेस्ट के बाद टेस्ट पीस इस्तेमाल के काबिल ही रहता है। ये भी फ़ायदा हो गया। इस मशीन पर टेस्ट ना तजर्बाकार शख्स भी तसल्ली बख्श तरीक़ा से कर सकता है। ये भी बहुत आसान हो गया। बीम की तारीफ करें। बीम ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि उफ़की या तकरीबन उफ़की हालत में वज़न सहारने के लिए इस्तेमाल होता है। बीम वज़न को सहारों पर मुंतकिल करता है, वज़न के बराबर मगर मुखालिफ सिमत में सहारे मज़ाहमत पेश करते हैं, जिन्हें रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है इलास्टिक कर्व की तारीफ करें। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। होगिंग की तारीफ करें। बेंडिंग मोमेंट अगर बीम में इस तरह झुकाव पैदा करे कि गुलाई का मरकज़ गुलाई के नीचे बनने वाले मरकज़ की सूरत में हो तो बीम होगिंग होगा और बेंडिंग मोमेंट मनफी तस्वर की जाती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन की निस्बत को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसको यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट भी कहा जाता है। इसको ई से जाहिर करते हैं, कैपिटल ई से। इसकी इकाई स्ट्रेस की इकाई ही होती है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, जैसे कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और पाउंड पर इंच स्क्वायर वगैरह। प्लास्टिसिटी की तारीफ करें। किसी मटेरियल पर अगर कोई बैरूनी कुव्वत लगाई जाए और इस मटेरियल में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाए, तो जो कि कुव्वत के हटाए जाने पर भी कायम रहे, तो ऐसे मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। इस मटेरियल की इस खासियत को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है प्योर बेंडिंग की तारीफ। अगर किसी बीम के किनारे पर मोमेंट पैदा करने के लिए कपल अमल कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में बेंडिंग को खालिस बेंडिंग कहा जाता है। ऐसी सूरत में शेयर स्ट्रेस पैदा नहीं होती, बल्कि नॉर्मल स्ट्रेस ही पैदा होती है। फ्रैक्चरल का फार्मूला जो है ये रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है आपका बाई एक्सेल स्ट्रेस की तारीफ लिखें। अगर किसी प्लेन पर एक से ज़्यादा क़ुव्वतें अमल कर रही हों, तो इनको 2 सिमतों में तहलील कर लिया जाता है। इस तरह 2 सिमतों में बनने वाले स्ट्रेसिस को बाई एक्सियल स्ट्रेसिस कहा जाता है। मोहर सर्कल की तारीफ करें, रिपीट हो गया है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन की तारीफ। जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की मकदार 0 हो, ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। ये भी ऑप्शन में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। स्लोप की तारीफ करें। इलास्टिक कर्व के किसी नुक्ता पर खींचे गए टेंजेंट और बीम की सीधी पोजीशन के दरमियान बनने वाले जाविया को इस नुक्ता पर स्लोप कहते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की तारीफ करें। बीम के झुकाव के खिलाफ मुजाहमत को अमूमन फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से जाहिर किया जाता है, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हासिल ज़रब होता है। स्टिफनेस की तारीफ करें। तो डिफ्लेक्शन के खिलाफ बीम की मुज़ाहमत को इस बीम की स्टिफनेस कहा जाता है। अगर बीम में स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो बीम में डिफ्लेक्शन कम पैदा होगी और बीम ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकेगा। रैंकिन का फार्मूला आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला आपने याद करना है और क्रिटिकल स्ट्रेस की तारीफ करें। तो इसे FC यानी क्रिटिकल स्ट्रेस से जाहिर किया जाता है। जब कॉलम पर लोड डाला जाता है तो कॉलम दबाव में आ जाता है और इस पर क्रिटिकल स्ट्रेस पैदा होती है, जो कि कॉलम को क्रश करने की कोशिश करती है। अगला सवाल है स्लेंडरनेस रेशियो की तारीफ करें। किसी भी कॉलम की काबिल असर लंबाई और इसके कम से कम रेडियस ऑफ जायरेशन की निस्बत को स्लेंडरनेस रेशियो कहा जाता है, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है। लॉन्ग कॉलम की तारीफ करें। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हमने रिपीट किए हुए, रिपीट हो गया, ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हैं। रिवेट की तारीफ करें। 2 दहाती टुकड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली नरम धात की बनी हुई जो पिन होती है वो रिवेट कहलाती है। पिच की तारीफ करें।
रिवेट वाले जोड़ों में रिवटों की किसी कतार में दो मुत्तसिल रिवटों के दरमियान फासले को पिच कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के हरफ पी से जाहिर किया जाता है। गेज लाइन की तारीफ करें। रिवटों वाले जोड़ में रिवटों की कतार की मरकजी लाइन को गेज लाइन कहा जाता है। इसको रिवेट लाइन भी कहा जाता है। वेल्डेड जॉइंट की तारीफ करें। दहाती प्लेटों को जोड़ लगाने के लिए अगर इनके दरमियान वेल्ड किया जाए तो ऐसे जोड़ को वेल्डेड जोड़ कहा जाता है। वेल्ड के साइज़ की तारीफ करें। वेल्ड वाले जोड़ में प्लेटों के साथ चिमटने वाले फिलेट की चौड़ाई को वेल्ड का साइज़ कहा जाता है। ये वेल्ड की लेग की कम से कम मिकदार के बराबर होता है। वेल्ड जॉइंट की ताकत का फार्मूला ये जो आपने याद करना है। उसके बाद क्लीडिंग से क्या मुराद है, रिपीट हो चुका है। हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल सेक्शन, ऐसे स्टील सेक्शन जो कि गर्म हालत में रोलिंग करके मतलूबा शक्ल और साइज़ में तैयार किए जाएं, हॉट रोल्ड आपके स्ट्रक्चरल सेक्शंस कहलाते हैं। मुकम्मल फ्रेम की तारीफ करें। परफेक्ट फ्रेम को डिटर्मिनेट ट्रस भी कहा जाता है। इसके लिए मंदरजा झैल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। परफेक्ट फ्रेम में मेंबर्स की तादाद इतनी होती है कि वज़न आने पर ट्रस की शक्ल तब्दील नहीं होती, और फार्मूला ये n इज इक्वल टू 2j-3। ठीक है। गैसेट प्लेट की तारीफ करें, रिपीट हो गया। पैनल पॉइंट, प्रिंसिपल राफ्टर के साथ किसी मुकाम पर दीगर छोटे मेंबर जोड़े जाते हैं, वहाँ जोड़ बनता है जैसे जिसे नोड कहा जाता है। इसे पैनल पॉइंट भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज भी रिपीट हो गया, और एक्सटेंसिटी जो आपकी है एसेंट्रिसिटी ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी ये लफ्ज़ भी हो गया। ओके, उसके बाद आपका सेक्शन 2 आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन दी गई कंपोजिट शक्ल का एक्स बार और वाई बार यानी सेंट्रॉयड मालूम करें। ठीक हो गया। उसके बाद दी गई कैंटिलीवर बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम में से आ गया। फिर आता है 10 सेंटीमीटर कुतर वाले कास्ट आयरन कॉलम की लंबाई मालूम करें जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हों और इस पर एक्सियल लोड 100 किलो न्यूटन अमल कर रही हो। ठीक है, और उसके लिए एक की कीमत कांस्टेंट भी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। फिर आता है मोहर सर्कल की तारीफ बयान करें और डायग्राम के ज़रिए इसकी कंस्ट्रक्शन का तरीका पर तफसील बयान करें। उसके बाद रिटेनिंग वाल के ऊपर जो है ना ये न्यूमेरिकल है जिसमें बेस पर स्ट्रेसिस मालूम करें जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। कंक्रीट की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी दी गई है। नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। किसी जिस्म के अंदर या बाहर ऐसा नुक्ता जिस पर इस जिस्म का कुल वजन अमल करता हो जबकि जिस्म की पोजीशन कुछ भी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये दरअसल ठोस अजसाम का मरकज़ होता है जबकि ज्योमेट्री की सादा शक्ल के मरकज़ को सेंट्रॉइड कहा जाता है। ये ऐसी शिकार होती हैं जो कि दो पमाइशों वाली होती हैं, इनका वज़न या कमियत नहीं होती इनकी जनी के, और जैसा कि दायरा, बेज़ा, मुरब्बा, मुस्ततील और मुसल्लस वगैरह। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ है। एक निस्फ दायरे का रदाद 10 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें, तो ये तरीक़ाकार नोट कर लें। ठीक है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तारीफ करें जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अमूदन जेड एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक दायरे का कुतर 4 मीटर है, सेक्शन मॉडुलस मालूम करना है तो ये फार्मूला लगा दें। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस वाला डी की वैल्यू जस्ट पुट करनी और आंसर आ जाएगा। एक खोखली शाफ्ट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, ठीक है, वो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये भी दूसरी बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है। उसके बाद है रोकवेल हार्डनेस टेस्ट के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हुआ, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है धातों की हार्डनेस की तारीफ, ये भी रिपीट हो गया। ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट की कोई सी 2 एहतियातें, तो एक तो यह है कि धात के टुकड़े का नमूना म्यारी साइज़ का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा बहाव का इंतखाब जो है ना वो धात की किस्म के मुताबिक किया जाए। शेयर फोर्स की तारीफ, बीम के एक सिरे से लेकर बीम के किसी मुकाम तक लगने वाली तमाम ताकतों के अलजबरी मजमुआ को इस मुकाम पर शेयर फोर्स कहा जाता है। जबकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है कि ओवर हैंगिंग बीम के बढ़े हुए हिस्से की तरफ बेंडिंग मूवमेंट मनफी जबकि दरमियानी हिस्से में मस्बत होती है। जिस मुकाम पर बेंडिंग मूवमेंट अपनी अलामत तब्दील करती है कॉन्ट्राफ्लेक्चर का नुक्ता कहलाता है। बीम की कोई सी 2 इकसाम के नाम लिखें और शिकाल बनाएं, कैंटिलीवर बीम और सिंपली स्पॉटेड बीम। ठीक है, ये हिसाब से ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है तो काफ़ी सारे लिख दिए गए हैं। उसने कोई से 2 पूछे थे। ठीक है, 2 ही लिखे हुए ना, बिल्कुल। उसके बाद है कैंटिलीवर बीम की इलास्टिक कर्व की शक्ल बनाएं, तो इलास्टिक कर्व ये शक्ल है। उसके बाद ये बना दी। ओके,
स्ट्रेस की तारीफ करें और उसके यूनिट लिखें। जब कोई क़ुव्वत किसी जिस्म पर अमल करते हुए बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है तो जिस्म के अंदर इस बिगाड़ के ख़िलाफ़ एक मज़ाहमती क़ुव्वत पैदा होती है। जिस्म के अंदर फ़ी अकाई रुकबा पैदा होने वाली ये मज़ाहमती क़ुव्वत स्ट्रेस कहलाती है। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आप ये भी कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड एज, या किसी भी जिस्म के इकाई यानी कि इकाई रुकबा पर अमल करने वाली क़ुव्वत स्ट्रेस कहलाती है। बहुत सारी डेफिनेशन आ जाती हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पॉइजन रेशो की तारीफ करें। सानवी स्ट्रेन यानी लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, इन दोनों के दरमियान निस्बत को पॉइजन स्ट्रेन कहा जाता है, पॉइजन रेशो सॉरी। और इसका ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन की तारीफ करनी है। किसी जिस्म पर बैरूनी क़ुव्वत के अमल करने के नतीजे में क़ुव्वत की सिमत के आमुदन जिस्म की पैमाइश में होने वाली तब्दीली और असल पैमाइश की निस्बत को लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के में फ़र्क। डक्टिलिटी वैसे पढ़ ली हुई है, लेकिन फिर किसी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत डक्टिलिटी कहलाती है। यानी मटेरियल पर क़ुव्वत के अमल करने से मटेरियल टूटे बगैर काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जबकि किसी मटेरियल पर बैरूनी वज़न के अमल करने से इसमें बिगाड़ पैदा ना हो बल्कि वो अचानक टूट जाए तो ऐसे मटेरियल ब्रिटल कहलाते हैं, यानी कि कहलाता है, यानी ब्रिटलनेस होती है और ये सलाहियत ब्रिटलनेस कहलाती है। बाई एक्सियल स्ट्रेस की तारीफ करें। अगर किसी प्लेन पर एक से ज़्यादा क़ुव्वतें अमल कर रही हों और तो इनकी दो सिमतों में तहलील कर लिया जाए इनको, तो इस तरह दो सिमतों में बनने वाले स्ट्रेसिस बाई एक्सियल स्ट्रेसिस कहा जाएगा। मोहर सर्कल की तारीफ करें, ये रिपीट हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा बीमों में डिफ्लेक्शन की इफादियत। किसी बीम में पैदा होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन और स्लोप मालूम करने से बीम के झुकाव के खिलाफ मुज़ाहमत का इल्म हो जाता है, जिससे बीम पर ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाने वाले लोड का इल्म हो जाता है। इतना भी कर लें काफ़ी है। बीम के क्रॉस सेक्शन की स्टिफनेस की तारीफ करें। डिफ्लेक्शन के खिलाफ बीम मुज़ाहमत को बीम की स्टिफनेस कहते हैं। बीम की स्टिफनेस का इन्हिसार बीम के मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कीमत जिस कदर ज़्यादा होगी बीम की स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा होगी और डिफ्लेक्शन की कीमत भी उतनी ही कम होगी। बीमों में डिफ्लेक्शन के यूनिट तहरीर करने हैं, तो उसमें आपका सही सिस्टम के मुताबिक डिफ्लेक्शन का यूनिट उसमें है सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच वगैरह। छोटे कॉलम और लंबे कॉलम में फ़र्क वाज़ेह करें, भी रिपीट हो गया है। उसके बाद जो है कॉलम के फेल होने के दो अंदाज लिखने हैं। छोटे कॉलम और लंबे कॉलम के फेल होने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। छोटा कॉलम बराह रास्त स्ट्रेस डायरेक्ट शेयर के नतीजे में इंतहाई कीमत पर फेल हो जाता है, यानी क्रश हो जाता है। जब उस पर उसके ऊपर कोई वज़न डाला जाता है तो वो क्रश हो जाता है, ठीक है, टूटते हुए फेल हो जाता है। लंबा कॉलम जो लोड होता है कम लंबाई की वजह से ये झुकता है, इसमें झुकाव आ जाता है। इसके नतीजे में बीम की सतह पर बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में कॉलम फेल हो जाता है। एक जैसे मटेरियल और एक जैसे क्रॉस सेक्शन वाले कॉलमों में छोटा कॉलम ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। गैर मरकज़ी लोड जिसे इनसेंट्रिक लोड कहा जाता है, ठीक है, इनसेंट्रिक। तो वो कहता है कि जब कॉलम पर अमल करने वाला लोड इसकी सेंटर लाइन से हटाकर अमल करे तो ऐसे लोड को एक्सेंट्रिक लोड कहा जाता है, कहते हैं। एक कॉलम की मुअस्सल लंबाई मालूम करें जबकि इसके दोनों किनारे फिक्स्ड हैं और असल लंबाई 2.8 मीटर है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है आपने। उसके बाद है रिवेटेड जोड़ों में पिच की तारीफ करें। रिवेट वाले जोड़ों में रिवेटों की किसी कतार में दो मुत्तसिल रिवेटों के दरमियान फासला को पिच कहा जाता है। उसे अंग्रेज़ी के हरफ पी से ज़ाहिर किया जाता है। लैप और बट जॉइंट में फ़र्क वाज़ेह करें। ऐसा जॉइंट जिसमें एक दहाती प्लेट के कुछ हिस्से को दूसरे दहाती प्लेट के ऊपर चढ़ाकर रिवेटों की मदद से जोड़ा जाए लैप जॉइंट कहलाता है। जबकि किसी जोड़ जिसमें प्लेटों के सिरों को साथ साथ रखकर कवर प्लेट से जोड़ा जाए बट जॉइंट कहलाता है। वेल्ड वाले जोड़ में थ्राउट की तारीफ करें। वेल्ड वाले यानी कि जॉइंट में या वेल्ड वाले उसने यहाँ पे कहा है फिलेट वेल्ड में बनने वाली तकोन के वितर से तकोन के अमूदी कोने तक अमूदी फासले को थ्राउट की मोटाई कहा जाता है। अजीब सवाल है। रिवेट वाले जोड़ों की निस्बत वेल्ड वाले जोड़ों के दो फ़ायदे तहरीर करने हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। स्टील के तमीरात के 4 हमने फ़ायदे लिखने हैं। इसमें इंडस्ट्रियल बिहेवियर, टाइम सेविंग, लाइट इन वेट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, उसके बाद डक्टिलिटी,
स्क्रैप वैल्यू और रीयूज़। हॉट रोल सेक्शन की इनके स्टील की तारीफ करनी रिपीट हुआ है, क्लेडिंग की तारीफ भी रिपीट हो गया है, गैसेट प्लेट भी रिपीट हो गया है, और ट्रस में प्रिंसिपल राफ्टर की तारीफ जो है वो भी रिपीट हो चुकी है। ठीक है, और रह गया तो रिटेनिंग वाल, कंक्रीट मैसनरी आरसीसी या ईंटों की चुनाई की बनाई गई ऐसी दीवारें जो पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार या मट्टी को सारे हुए हो, रिटेनिंग वाल कहलाती है। रिटेनिंग वाल की हील पर पैदा होने वाली स्ट्रेस की मिकदार मालूम करें, उसका ये फार्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद था सेक्शन 2, मतदल शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। ठीक हो गया, ये भी बहुत ईजी सवाल है। उसके बाद आता है दी गई शक्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस और वाई एक्सिस के गिर्द मालूम करें, जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस शक्ल के सेंट्रॉइड में गुजर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड में गुजर रहे हैं। उसके बाद आपका है कि मतदल बीम में शेयर फोर्स में बेंडिंग मूवमेंट मालूम करें और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनाएं। ये वाला सवाल है। ठीक है, उसके बाद है कास्ट आयरन का कॉलम जिसका कुतर 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि इसका एक सिरा फिक्स्ड है और दूसरा सिरा जो है वो आपका हिंज्ड है, तो कॉलम के ऊपर 100 किलो न्यूटन का वज़न है। तो ये एक सवाल हो गया कि आपका स्टील की तमीरात के फ़वाइद तफसील नोट लिखें। ठीक है, फ़वाइद पर तफसीली नोट लिखें। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। तो हमारे क्वेश्चन है एक्सिस ऑफ रेफरेंस की तारीफ करें। किसी जिस्म या शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी हवाला के लिए मुंतखब शुदा लाइन से मालूम किया जाता है। यह हवाला के लिए मुंतखब शुदा लाइन एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहलाती है। सिमेट्रिकल इश्काल की तारीफ करें। किसी एक्सिस के हवाले से अगर सेक्शन का आधा हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो तो ऐसे सेक्शन को मुशाबहती सेक्शन यानी सिमेट्रिकल इश्काल या सेक्शन कहा जाता है। चौथाई दायरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए करें जिसका रदास 10 सेंटीमीटर है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लेंगे। ए वाई डिवाइड ए आ गया आपका 4r डिवाइड बाई 3 पाई, और इसमें आप रेडियस की वैल्यू पुट करें जस्ट, और आपका आंसर आ जाएगा। मतवाज़ी एक्सिस के कानून की तारीफ करें। इस कानून के मुताबिक ज्योमेट्री की शक्ल के मरकज़ में से गुजरने वाले एक्सिस के मतवाज़ी किसी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मरकज़ी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया में शक्ल के रुकबा और दोनों मतवाज़ी एक्सिस के दरमियान अमूदी फासला के मुरब्बा का हासिल ज़रब जमा करके मालूम किया जा सकता है। साबित तौर पर इसे यूँ लिखा जा सकता है, और ये फार्मूला है। दायरा का सेक्शन मॉडुलस मालूम करें जिसका कुतर 20 है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा पाई डी 4 डिवाइड बाई 64, इसमें वैल्यू पुट करके तो हम सोल्व कर सकते हैं। पर इसमें पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया। खोखली दायरवी शाफ्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखें, तो उसका ये फार्मूला है। ओरिजिनल हार्डनेस टेस्ट के 2 फ़ायदे लिखें। ओरिजिनल हार्डनेस टेस्ट मखसूस तैयारशुदा टेस्ट पीस पर किया जाता है जो बाद में भी इस्तेमाल के काबिल रहता है। ओरिजिनल हार्डनेस टेस्ट में सिर्फ एक ही लोड लगाया जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट के नतीजे ज़्यादा दुरुस्त हासिल नहीं होते, तो ये फ़ायदा नहीं होगा इसका। ओरिजिनल हार्डनेस टेस्ट में खुर्दबीन इस्तेमाल नहीं करना पड़ती, बल्कि स्केल की रीडिंग दर्ज बराह रास्त पढ़ ली जाती है। आई थिंक कहीं मिस्टेक ना कर दी हो इसमें। ठीक है ना, ओरिजिनल हार्डनेस टेस्ट का लिखा हुआ है और रॉकवेल की लग रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तारीफ करें। किसी भी जिस्म या शक्ल के क्रॉस सेक्शनल रुकबा और इसके मरकज़ और मुंतखब शुदा रेफरेंस एक्सिस के दरमियान फासले के मुरब्बा के हासिल ज़रब को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे आई से ज़ाहिर किया जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की 2 एहतियातें। दांत के टुकड़े का नमूना, म्यारी साइज़, जगह दबाव और स्केल का इंतखाब, ये रिपीट हुआ है। ओवर हैंगिंग बीम की तारीफ करें। ऐसी बीम जिसका एक किनारा या दोनों किनारे सपोर्ट से आगे की तरफ बढ़े हुए हों ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम के बढ़े हुए हिस्से की तरफ बेंडिंग मोमेंट मनफी जबकि दरमियानी हिस्से में मस्बत होती है। जिस मुकाम पर बेंडिंग मोमेंट अपनी अलामत तब्दील करती है कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का नुक्ता कहलाता है। उसके बाद यकसा फैले हुए वज़न से क्या मुराद है। जब किसी जिस्म या स्लैब के हर नुक्ता पर
लोड यकसा फैला हुआ हो तो इसे यूडीआर यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड कहा जाता है। बीम की इलास्टिक कर्व की तारीफ करें, यह रिपीट हुआ है। शेयर स्ट्रेस की तारीफ करें, इसकी इकाई। बीम में शेयर फोर्स की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेस कहा जाता है और इसकी इकाई यहाँ पे मेंशन नहीं है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ही होगी। हुक का कानून बयान करें, तो ये आएगा आपका कि हुक के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर कोई बैरूनी क़ुव्वत, ठीक है, अमल करती है तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन की निस्बत को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, ये रिपीट हुआ है। डक्टिलिटी जो है किसी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है यानी मटेरियल पर क़ुव्वत के अमल करने से मटेरियल टूटे बगैर काफ़ी देर तक जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, ये भी रिपीट हुआ है। रेजिलेंस किसी जिस्म पर लचक के अंदर रहते हुए अमल करने वाली क़ुव्वत की वजह से जमाशुदा तवानाई कहलाती है, रेजिलियंस। ठीक है। मोहर सर्कल की तारीफ रिपीट हुई है। न्यूट्रल एक्सिस लोड वाले बीम के किसी मुकाम पर अगर इसके क्रॉस सेक्शन के मुख्तलिफ निकात पर बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस का तज्जिया किया जाए तो मालूम होता है कि किसी भी बीम के किनारों पर इस स्ट्रेस की मकदार ज़्यादा हो जाती है और अंदरूनी हिस्सों पर इस स्ट्रेस की मकदार कम होती जाती है और किसी एक नुक्ता पर पहुंचकर स्ट्रेस जो है वो उसकी मकदार सिफर हो जाती है। बीम के ऐसे निकात को मिलाने वाली लंबाई के रुख लाइन को न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है और ऐसी लाइन में से गुजरने वाली सतह को न्यूट्रल सरफेस कहा जाता है। ठीक हो गया। बीम के सेक्शन मॉडुलस से क्या मुराद है? बीम के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कीमत और न्यूट्रल एक्सिस के दरमियान फासला की निस्बत को सेक्शन मॉडुलस कहा जाता है। इसे जी से ज़ाहिर किया जाता है, जी इज इक्वल टू आई बटा वाई। बीम में डिफ्लेक्शन की इकाई जो कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचज़ और फीट में होती है। ठीक है। उसके बाद आता है बेंडिंग की मसावात लिखें। बीम के अपने वज़न और इस पर अमल करने वाले बैरूनी लोड की वजह से बीम झुक जाता है। इस झुके हुए बीम में स्ट्रेस की मिकदार मालूम करने के लिए मदरजा झैल मसावात इस्तेमाल होती है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है कालम के फेल होने के दो अंदाज, छोटे कालम और लंबे कालम फेल होने के अंदाज दोनों रिपीट हुए हैं। मुस्ततिली सेक्शन पर स्ट्रेस की तकसीम की डायग्राम बनानी है, ये याद बनानी है अपने। प्योर बेंडिंग की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ है। अगर बीम के किनारे पर कपल या मूवमेंट अमल कर रहे हों, ठीक है। और इसकी तरह रिवेट वाले जोड़ की पिच की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हुआ है। रिवेट वाले जोड़ों की इकसाम, सिंगल रिवेटेड जॉइंट, डबल रिवेटेड जॉइंट, चेन रिवेटेड जॉइंट, जिगजैग रिवेटेड जॉइंट और डायमंड रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, ये टाइप्स हैं। रिवेट वाले जोड़ की लेग से क्या मुराद है? वेल्ड वाले जोड़ की लेग से क्या मुराद है? वेल्ड वाले जोड़ में प्लेटों के साथ चिमटने वाले फ्लेट की चौड़ाई को वेल्ड का साइज़ कहा जाता है। इस वेल्ड की लेग की कम से कम मिकदार के बराबर होता है। वेल्ड करने के 4 तरीक़ों के नाम, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। वही 8 तरीके लिखे हुए हैं। स्टील की तमीरात के 4 फ़ायदे लिखे, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर की कोल्ड फॉर्म्ड शक्ल की यानी कि तारीफ़ करनी है। स्ट्रक्चरल स्टील के ये सेक्शन ठंडी हालत में आम दर्जा हरारत पर ही बनाए जाते हैं। ये सेक्शंस अलॉय स्टील की पतली चादर पर से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आता है क्लीडिंग की इस्तेमाल वाले 4 मटेरियल में कंक्रीट, वुड, एलुमिनियम, एस्बेस्टॉस और सिरेमिक्स टाइल, ये भी रिपीट हुआ है। ट्रस की पुरलिन से क्या मुराद है? ये अज्जा छत के मतवाज़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ़ ट्रसों को मिलाते हैं। पुरलिन पर छत ढांपने वाला मटेरियल यानी कवरिंग मटेरियल डाला जाता है। आमतौर पर पुरलिन राफ्टर के जोड़ों पर रखे जाते हैं। ट्रस का तज्जिया करने के तरीक़ों के नाम, जोड़ों का तरीका, सेक्शन का तरीका, ग्राफ का तरीका। परफेक्ट फ्रेम की तारीफ़ करें। परफेक्ट फ्रेम को डिटर्मिनेट जो आपकी ट्रस भी कहा जाता है, इसके मुतज़िल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है रिवेट वाले जोड़ की शेयर में ताकत मालूम करने का फार्मूला लिखें, ये फार्मूला भी रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन है कि मुतज़िल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। तो ये शक्ल आ गई, दी गई शक्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मालूम करें, जबकि ये दोनों एक्सिस इसके सेंट्रॉइड में से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दी गई शक्ल जो है बीम की शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनाएं। शेयर फोर्स मालूम करें और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएं। और फिर है कि एक माइल्ड स्टील कॉलम का कुतर 30 सेंटीमीटर और लंबाई 4 मीटर है। इसके दोनों सिरे पेवस्त हैं। क्रिटिकल लोड मालूम करना है अपने, और स्टील की तमीरात के फ़वाइद और नुकसानात तहरीर करें। वेट कीजिएगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के सेकेंड एनुअल पेपर को। तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क वाज़ेह करें, रिपीट हो चुका हुआ है। ठीक है। सिमेट्रिकल एक्सिस की तारीफ़ करें भी रिपीट हो गया है। उसके बाद किसी एक्सिस के हवाले से अगर इसका सेक्शन आधा हिस्सा दूसरे हिस्से का इमेज बनाए तो ऐसे सेक्शन को मुशाबती सेक्शन कहते हैं। ये भी रिपीट हुआ है। निस्फ दायरे का ये हो गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, ये तरीका भी देख लें। ठीक है। उसके बाद आता है अमूदी एक्सिस के कानून की वजाहत करें। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक हो गया। और इसके बाद आता है कि मुरब्बा की एक साइड 12 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम करें। ठीक हो गया। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा BD³ डिवाइड बाई 12 के अकॉर्डिंग। तो एक मुरब्बा है तो इसकी B और D दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो BD³ डिवाइड बाई 12 ये फार्मूला लगाएंगे, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ उसके बाद आपने K भी फाइंड करना, जिसे रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है आपका दायरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, और पाई D की 4 डिवाइड बाई 64 है। और उसके बाद आपका आ जाएगा एक मुसावी साकलीन मुसल्लस का जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें। उसके साइज़ दिए गए हैं, तो BD³ डिवाइड बाई 12 के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है धात के सख्तपन की तारीफ़ करें, हार्डनेस की। ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद वेरिएंट हार्डनेस टेस्ट की दो महदूदात, ये भी हो गया रिपीट। शेयर फोर्स की तारीफ़ करें, तो ये भी रिपीट हो गया है। वैसे बीम के एक सिरे से लेकर बीम के किसी मुकाम तक लगने वाली तमाम ताकतों के अलजबरी मजमुआ को इस मुकाम पर शेयर फोर्स कहा जाता है। कैंटिलीवर बीम की तारीफ़ करें, ऐसी बीम जिसका एक किनारा फिक्स्ड और दूसरा आज़ाद हो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। बीम के ऊपर आने वाली यानी कि आने वाले कोई से दो इकसाम के लोड्स के नाम लिखने हैं और इश्काल बनाएं, जिसमें एक आपका जो है इसमें यानी ये दो शक्लें हैं। ठीक है। कैंटिलीवर बीम के इलास्टिक कर्व की शक्ल बनाएं, ये भी डायग्राम बनानी है अपने। लैटरल स्ट्रेन की तारीफ़ करें और यूनिट लिखें। किसी जिस्म पर बैरूनी क़ुव्वत के अमल करने के नतीजे में क़ुव्वत की सिमत के अमूदन जिस्म की पैमाइश में होने वाली तब्दीली और असल पैमाइश की निस्बत को लैटरल स्ट्रेन कहा जाता है। शेयर स्ट्रेस की तारीफ़ करनी है अब आगे। बीम में शेयर फोर्स की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। ये रिपीट हुआ है। पॉइजन रेशो भी रिपीट हुआ है। ठीक है। ये सानवी स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन की निस्बत को पॉइजन रेशो कहा जाता है। उसके बाद इसको म्यू से ज़ाहिर किया था, 1/m के बराबर होता है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में फ़र्क भी रिपीट हो गया। बाई एक्सियल स्ट्रेस, अगर किसी प्लेन पर एक से ज़्यादा क़ुव्वत अमल कर रही हो तो इनको दो सिमतों में तहलील यानी रिजोल्व कर लिया जाता है। इस तरह दो सिमतों में बनने वाली स्ट्रेसिस को बाई एक्सियल स्ट्रेसिस कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस, अगर रुकबा तिरछे प्लेन पर लिया जाए तो प्लेन के अमूदन बनने वाले स्ट्रेसिस को नॉर्मल स्ट्रेसिस कहा जाता है। ये भी रिपीट हुआ है। बीम में डिफ्लेक्शन और स्लोप के दरमियान फ़र्क, इलास्टिक कर्व के किसी नुक्ते पर खींचे गए टेंजेंट और बीम की सीधी पोजीशन के दरमियान बनने वाले जाविये को इस नुक्ते पर स्लोप कहते हैं, जबकि हम बीम की झुकी हुई पोजीशन के दरमियान अमूदी फासले को डिफ्लेक्शन कहते हैं। कैंटिलीवर बीम जिसके आज़ाद सिरे पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव का फार्मूला, तो गैमा इज इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 3EI, बीम के झुकाव के यूनिट। ऐसे सिस्टम में डिफ्लेक्शन का यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच वगैरह होता है। ठीक है। उसके बाद आता है छोटा कॉलम, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। स्लेंडरनेस रेशो भी हो चुकी है। उसके बाद मरकज़ी लोड जो है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हो चुका हुआ है, इसको एसेंट्रिसिटी लोड कहते हैं, तो ये पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है कॉलम की काबिल असर लंबाई मालूम करने के लिए जिसके दोनों सिरे पेवस्त हैं और इसकी लंबाई 20 फुट है। ठीक है। तो आपने जो है ना देखना है, इसकी लंबाई को आपने 0.5 ले लेना है। ठीक है। दोनों सिरे फिक्स्ड हों तो 0.5L वाला फार्मूला लगता है, तो 0.5L आपका 20 है तो वो 10 हो जाएगा। रिवर्टों वाले जोड़ की बैक पिच की तारीफ, रिवर्ट्स की दो मुत्तसिल कतारों की सेंटर लाइन के दरमियान फासले को बैक पिच कहा जाता है। ये भी रिपीट हो गया हुआ है। रिवर्ट वाले जोड़ों की 4 इकसाम, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। ठीक है।
वेल्ड जोड़ के थ्राउट से क्या मुराद है, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद है जोड़ की कारकर्दगी की तारीफ करनी है। कारकर्दगी को एफिशिएंसी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। उसके बाद गैसिक प्लेट भी रिपीट हो चुकी है। स्ट्रक्चर के स्टील की कोल्ड फॉर्म्ड की शिकाल की तारीफ करनी है, भी रिपीट हो गया है। ट्रस की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। रिटेनिंग वाल के इस्तेहकाम की हालत के नाम लिखने हैं। ट्रस के ऊपर वाले डिरवानी मेंबर को प्रिंसिपल राफ्टर कहा जाता है। डेफिनेशन प्रिंसिपल राफ्टर की है, ठीक है, असल सवाल है प्रिंसिपल राफ्टर। उसके बाद है एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है। फिर आपका आता है इसके अंदर रिटेनिंग वाल के इस्तेहकाम की हालतों के नाम है। रिटेनिंग वाल के बेस पर मशीनरी को क्रशिंग से बचाना, डैम या दीवार को आगे खिसकने से बचाना, दीवार को उल्टने से बचाना। फिर अर्थ प्रेशर से क्या मुराद है। रिटेनिंग वाल की अमूदी तरफ मट्टी होती है और डलवानी तरफ ज़्यादातर खाली होती है। मट्टी वाली तरफ रिटेनिंग वाल पर दबाव पैदा करता होता है, जिसे अर्थ प्रेशर कहते हैं। सेक्शन 2 आ गया, जिसमें एक डायग्राम दी गई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। इसी तरह दी गई शक्ल का जो है उन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मोड ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। और फिर ये जो आपकी डायग्राम है, इसका अपने शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। फिर कॉलम वाला एक सवाल है, कॉलम का बकलिंग लोड मालूम करें। कॉलम का कुतर 15 सेंटीमीटर और लंबाई 4 मीटर। कॉलम का एक सिरा पेवस्त और दूसरा हिंज्ड है, ठीक है। और 2 ज़रब 10 की ताकत 6 इक्वल टू ये इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, ई की वैल्यू, और किलोग्राम फी बराबर सेंटीमीटर, ये जो भी दी हुई है। और इसका बाद ये कॉलम आपने मालूम करना है। और एक मुस्ततीली कंक्रीट की दीवार जो कि 3 मीटर ऊंची और 1.5 मीटर चौड़ी है। इस दीवार के साथ एक साइड पर पानी की ऊंचाई 2 मीटर है। कंक्रीट का वज़न 2400 किलोग्राम फी मकाम मीटर है। दीवार के पैंदे पर अंदर और बाहर वाली साइड पर स्ट्रेस मालूम करें। अगर रगड़ का म्यार 0.6 है, जो कि दीवार और मट्टी के दरमियान है, तो दीवार का इस्तेहकाम मालूम करें। ठीक है स्टूडेंट, वेट कीजिएगा। जी तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के सेकंड एनुअल पेपर यानी सप्लीमेंट्री के पेपर को। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अगर कायमा ज़ाविया मुसल्लस की बुलंदी 10 इंच हो, एक मुसल्लस है कायमा ज़ाविया मुसल्लस की, तो कायदे से इसका वाई बार मालूम करना है। तो h डिवाइड बाई 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 3.33 आपका आंसर भी आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। अमूदी एक्सिस का कानून भी रिपीट हो गया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बीम की इकसाम, जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, मुसलसल बीम, कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। लोडिंग की इकसाम, तो ये आपके आती है कॉन्सेंट्रेटेड और अ पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड जिसे यूडीएल कहते हैं, और ट्रायंगुलर लोड, उसके बाद ट्रेपोजॉइडल लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। उसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट की तारीफ, तो बीम के किसी मुकाम तक लगने वाली तमाम ताकतों और मतलूबा मुकाम तक इनके मुतल्लिका फासलों के हासिल ज़रब के मजमुआ को बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेन की तारीफ करें, किसी जिस्म पर लगने वाली कुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाले बिगाड़ यानी डिफॉर्मेशन की इकाई की मिकदार को स्ट्रेन कहा जाता है, जिसमें यह बिगाड़ लंबाई, रुकबा या हुजम में तब्दीली की सूरत में हो सकती है। हुक्के कानून की तारीफ करें, हुक्के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल करती है, तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी स्ट्रेस बटा स्ट्रेन जो है इक्वल टू कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेन की इकसाम, अगर किसी बीम के किनारों पर मोमेंट पैदा करने के लिए कपल अमल कर रही हो, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन मॉडुलस का दायरे का फार्मूला, तो ये फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। डिफ्लेक्शन की तारीफ करें, रिपीट हो चुकी है। स्लोप के यानी कि की तारीफ करनी है, इलास्टिक कर्व के किसी नुक्ता पर खींचे गए टेंजेंट और बीम की सीधी पोजीशन के दरमियान बनने वाले जाविया को इस नुक्ता पर स्लोप कहते हैं। रेनकन का फार्मूला आपने याद कर लेना, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है, सेकंड टाइम आई थिंक आ गया। छोटे कालम की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। क्रशिंग लोड की तारीफ करनी है, ऐसा कम से कम लोड जिसके ज़रिए असर कालम के एक तरफ झुकने की बजाय टूट फूट का शिकार हो जाए, क्रशिंग लोड कहलाता है। शेयर स्ट्रेस की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया है। मोहर सर्कल की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। मेजर स्ट्रेस की तारीफ करें, तो ये नहीं है, ये प्रिंसिपल प्लेन पर बनने वाले ज़्यादा मकदार वाले प्रिंसिपल स्ट्रेस को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। तो उसके बाद है रिवेटेड जॉइंट की इकसाम, ये हो चुका हुआ है, ठीक है। लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट जो दो हैं
अब बहुत सिंपल सा सवाल है। रिवेट वाले जोड़ में प्लेट की टेयरिंग की ताकत मालूम करने का फार्मूला, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद आता है आपका फ्लिट वेल्ड की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो चुका है। वेल्डिंग के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम, ये भी रिपीट हो चुका है। वेल्ड जॉइंट के नुकसानात, वेल्ड वाले जोड़ लगाने के लिए माहिर कारीगर और बेहतर निगरानी की ज़रूरत होती है। वेल्ड वाले जोड़ का मुआयना और इसको टेस्ट करना मुश्किल होता है। वेल्ड के जोड़े जाने वाले हिस्से के दरमियान फैलने और सिकुड़ने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए ऐसे मेम्बरान दर्जा हरारत के तब्दील होने पर टेढ़े हो सकते हैं। वेल्डिंग के दौरान गर्म होने और इसके बाद ठंडा होने के अमल के नतीजे में मेम्बरान के टेढ़ा होने का खदशा होता है। छोटे कामों के लिए वेल्डिंग का काम महंगा पड़ता है। क्लीडिंग की तारीफ करें, रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है स्टील स्ट्रक्चर के दो फ़ायदे। बेहतर डिज़ाइन के हामिल ये स्ट्रक्चर बेहद मुफीद होते हैं, मजबूत होते हैं। बड़े स्पैन के लिए कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। पुरलिन की तारीफ, ये अज्जा छत के मुतवाज़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ ट्रसों को मिलाते हैं, ठीक हो गया। पुरलिन पर छत ढांपने वाला मटेरियल यानी कवरिंग मटेरियल डाला जाता है। आमतौर पर पुरलिन राफ्टर के जोड़ों यानी नोड्स पर रखे जाते हैं। मुकम्मल फ्रेम की पड़ताल का फार्मूला जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है, ये तकरीबन 3 से 4 बार आ चुका है। मुकम्मल फ्रेम से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका हुआ है। परफेक्ट फ्रेम को डी टर्मिनेट ट्रस भी कहा जाता है। इसके मतलब फार्मूला 2 बार ये सवाल आ गया, देखा। उसके बाद आपका आगे सवाल आता है पोजीशन रेशियो से क्या मुराद है, ये भी रिपीट हो गया है। डैम की तारीफ करें, पानी को जमा करने या रोकने के लिए बनाई गई दीवार डैम कहलाती है। उसके बाद आते हैं ट्रसिस का तज्जिया करने के तरीक़ों के नाम, जोड़ों का तरीका, सेक्शन का तरीका, ग्राफ का तरीका। ब्रिनल की तारीफ़ करनी है, ये ब्रिनल नहीं है, ब्रिटलनेस है और ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है शेयर मॉडुलस की तारीफ, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की निस्बत को शेयर मॉडुलस कहा जाता है। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पे पहले भी हमने देखा था, यहाँ पे छोटी आना तो बे लिखा हुआ है। मेन टाई की तारीफ करें, ट्रस या फ्रेम के सबसे नीचे वाले उफ़की मेंबर को मेन टाई कहते हैं। यह हमेशा बैरूनी ताकत के ज़ेर असर टेंशन में होती है, यानी इसमें टेंसाइल फोर्स पैदा होती है। मिडल थर्ड रूल की तारीफ़ करें, तो मिडल थर्ड रूल से मुराद है कि दीवार की बेस को खिंचाव की स्ट्रेस से बचाने के लिए ये रिजल्टेंट आर प्रेशर जो है उसको बेस के दरमियानी तीसरे हिस्से में से गुजारना। फिर बैकफिल मटेरियल क्या होता है, रिटेनिंग वाल जिस मटेरियल को सहारा देती है या रोकती है उसे बैकफिल कहते हैं, इसे बैकिंग भी कहा जाता है। सेक्शन 2 आ गया, तस्वीर में दी गई मेटल शीट के टुकड़े का सेंट्रॉइड मालूम करें, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसकी अपने शेप और बेंडिंग में डायग्राम बनानी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास रिवेटेड जोड़ आ गया है, तो साइज़ की उसने साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे 100 मिलीमीटर ज़रब 10 मिलीमीटर साइज़ की टाई बार दूसरी प्लेट के साथ फ्लिट वेल्ड के ज़रिए जुड़ी हुई है। शेयर स्ट्रेस यानी आपके पास जो है 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके वेल्ड का साइज़ मालूम करना है। एक माइल स्टील कॉलम का सेक्शन दिया गया है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है, उसके दोनों किनारे फिक्स्ड हैं। इसका क्रिटिकल लोड मालूम करें। उसके बाद एक सवाल आपको आया हुआ है, लॉन्ग में थ्योरी का स्टील की तामीरात के फ़ायदे पर तफसीली नोट लिखें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के फर्स्ट एनुअल पेपर को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तारीफ करें। किसी भी ये आपको बल्कि रिपीट हो चुका हुआ है तो ओके। उसके बाद बोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो चुका है, अमूदी एक्सिस का कानून भी हो चुका है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में फ़र्क भी हो चुका है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है भी रिपीट हो गया है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों हो गए हैं रिपीट। अगर दिए गए सेक्शन में सुराख हो तो इसका रुकबा और सेंटर कैसे मालूम करेंगे। किसी भी जिस्म या शक्ल के रुकबा और उसकी मरकज़ और हवाला के लिए मुंतखब शुदा एक्सिस के दरमियान फासला के मुरब्बा के हासिल ज़रूरत को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। किसी भी जिस्म के रुकबा के और इसके सेंट्रॉइड एक्सिस के दरमियान फासले के मुरब्बा के हासिल ज़रूरत को सेकंड मोमेंट। डेफिनेशन क्या है और सवाल क्या दे रहा है, बस ये हालात हैं। सवाल कोई और, जवाब कोई और है। सेक्शन मॉडुलस की तारीफ़ करें, तो बीम के क्रॉस सेक्शन, ये सेक्शन मॉडुलस भी रिपीट हो चुका है। टफनेस की तारीफ भी हो गई है, मॉडुलस ऑफ टफनेस ये भी वो हो चुकी है। प्रूफ रेजोलेंस की तारीफ भी हो चुकी है। बीमों की इकसाम ये भी रिपीट हो चुका है। ओवर हैंगिंग मुसलसल बीम भी आ चुका है, ठीक है। पॉइंट लोड का पता चल चुका है कि अगर वज़न किसी बीम पर एक नुक्ता पर अमल कर रहा हो तो उसको लोड को पॉइंट लोड कहा जाता है। शेयर स्ट्रेस भी रिपीट हो चुकी है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर भी आ चुका है। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन भी आ चुकी है, ठीक है। स्ट्रेन की तारीफ करें वो भी आ चुका है। स्ट्रेन की किस्मों के नाम स्ट्रेन की किस्मों के नाम में आता है डायरेक्ट स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, हुजमी स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। हुक का कानून बयान करें।
हुक के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल करती है तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती है। ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार। उसके बाद आता है आपका डक्टिलिटी की तारीफ। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। किसी मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है जिसकी वजह से इसे टूटने से पहले तार की शक्ल दी जाती है। खालिस बेंडिंग की तारीफ। अगर किसी बीम के किनारों पर मूवमेंट पैदा करने के लिए कपल जो है वो अमल कर रहे हो तो ऐसी सूरत में बेंडिंग को खालिस बेंडिंग मूवमेंट कहा जाता है। भी रिपीट हुआ है। सादा बेंडिंग के दो मफरूज़े। उसमें ये होता है कि बीम का मटेरियल मुकम्मल तौर पर यकसा और इलास्टिक होता है। बेंडिंग इलास्टिक हदूद के अंदर अंदर ही होगी, इसलिए हुक का कानून काबिल अमल होगा। उसके बाद बेंडिंग से पहले प्लेन सेक्शन बेंडिंग के बाद भी इसी तरह ही रहेंगे। फिर बीम की हर सतह किसी भी सिमत में आज़ादाना तौर पर किसी रुकावट के बगैर हरकत कर सकती है। दबाव यानी कंप्रेशन और खिंचाव में यंग का मॉडुलस जो है ना इलास्टिसिटी यकसा काबिल अमल होगा। सेक्शन मॉडुलस की तारीफ करें और इसका फार्मूला। तो बीम के क्रॉस सेक्शन की ये एक खसूसियत यानी प्रॉपर्टी है जो कि सेक्शन के मरकज़ के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यानी आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निस्फ गहराई यानी वाई से तकसीम करके हासिल की जाती है। इसको अंग्रेज़ी के हरफ जी से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी इकाई यूनिट लंबाई की पैमाइश की क़ुव्वत का मकाब होती है, यानी मसलन आपका सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फिट क्यूब वगैरह, मिलीमीटर क्यूब वगैरह। किसी सेक्शन के मॉडुलस की कीमत जिस कदर ज़्यादा होगी वो सेक्शन उसी कदर मजबूत तस्वर किया जाएगा। इसे साबित तरीक़ा से यूँ लिखा जाता है Z=1/y। उसके बाद आता है बीमों में शेयर स्ट्रेस की शिद्दत मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये आपका है F=P/A है। स्लोप की तारीफ करें। इलास्टिक कर्व के नतीजे में खींचे गए टेंजेंट और बीम की सीधी पोजीशन के दरमियान बनने वाला जाविया इस नुक्ते पर स्लोप कहते हैं। स्लेंडरनेस रेशो की तारीफ करें। ये भी रिपीट हुआ, वो भी रिपीट हो गया। स्टर्ट आपके जो आते हैं उसकी तारीफ कह रहा है और नीचे आपको यहाँ पे टाइप्स कोई और दे रहा है। देखें तो ये सवाल में बहुत यहाँ पे गड़बड़ हुई है इस पेपर में। तो स्टर्ट की डेफिनेशन अगर पीछे अगर की हुई तो देखें ये भी रिपीट हुई होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी किसी का है जिसके आंसर आए हुए। एक्सियल और एक्सरेनिक जो है सेंट्रिक लोड जो है ना आपका ये दोनों आए हुए हैं। छोटे कॉलम की तारीफ, ठीक है, लैप जॉइंट। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर के दो फ़ायदे। फिर प्रिंसिपल राफ्टर की तारीफ भी आ चुकी है, ठीक है। पोर्टलैंड की तारीफ भी हो चुकी है। रिटेनिंग वाल भी रिपीट हो चुकी है। उसके बाद अर्थ प्रेशर पिछले पेपर में भी आया है। पैसिव प्रेशर की तारीफ। पैसिव अर्थ प्रेशर से मुराद बैरूनी क़ुव्वतों के बिगाड़ के ख़िलाफ़ मट्टी की सतह की मज़ाहमत को पैसिव अर्थ प्रेशर कहा जाता है। सेक्शन 2 आ गया कि नीचे दी गई तस्वीर का दिए गए एक्सिस के मुताबिक सेंट्रॉइड मालूम करने हैं आपने, ठीक है, यानी x बार y बार। उसके बाद दी गई शक्ल ये जो है यहाँ पर इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और नीचे दी गई शक्ल पर आपने शेप फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। बहुत सिंपल पेपर आ गया, ठीक है। और फिर छोटे और लंबे कॉलम के फेल होने के तरीके बयान करने और ऊपर एक सवाल ये भी था ग्राफ स्केच की मदद से माइल्ड स्टील के नमूने पर टेंशन टेस्ट की वजाहत करें। नेज़ UTM की तारीफ करें। अब हमारा लास्ट पेपर आ गया 2021 का सेकंड नंबर पेपर। सेंट्रॉइडल एक्सिस की तारीफ करें। ये रिपीट हुआ है। सेंट्रॉइड मालूम करने के तरीकों के नाम भी रिपीट हो चुका है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क भी हो गया है। सिमेट्रिकल महवर ये भी हो चुका है। उसके बाद दिए गए सेक्शन का रुकबा मालूम करना है अपने, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेकंड मोमेंट में फ़र्क ये एक ही चीज़ है। मतवाज़ी एक्सिस का कानून भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अमूदी एक्सिस का कानून भी हो चुका है। फिर आता है 10 इंच के कुतर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ये सवाल भी पीछे रिवाइज हो चुका है, रिपीट हुआ है। सेक्शन मॉडुलस की तारीफ भी हो चुकी है, अभी पीछे पेपर में भी डिस्कस की है। रेडियस ऑफ जायरेशन की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। उसके बाद 10 इंच रदास के चौथाई दायरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो फार्मूला ये है जस्ट पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी की 4/64 है। इसमें वैल्यू पुट करे और आंसर आ जाएगा। और ये पाई डी की 4/1024 लिखा हुआ है। ये चौथाई दायरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वार्टर सर्कल है ना, इसलिए कि 64 × 4 किया हुआ है तो वो 1024 ही बनेगा, उसका चौथाई हिस्सा। उसके बाद आता है लोड और वज़न में फ़र्क लिखें। तो ये बात आपका है कि जिस्म पर अमल करने वाले बैरूनी क़ुव्वतों का मजमूई असर वज़न या लोड कहलाता है। ये रिपीट नहीं हुआ था। बीमों में सहारों के नाम सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, मुसलसल बीम, कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। मटेरियल के एतबार से बीमों के नाम, उसमें वुडन बीम और ये आपका हो चुका है, ठीक है ना। ब्रिक बीम है और कंक्रीट का बीम और स्टील का बीम है। शक्ल के एतबार से बीमों के नाम जो है ना उसमें सर्कुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम, स्क्वायर बीम और आई बीम। बीमों पर आने वाले मुख्तलिफ लोड्स के नाम ये रिपीट हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है। उसके बाद आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड यानी UDL है। फिर ट्राइंगुलर लोड है, ट्रेपेजॉइडल लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा आपका शेयर फोर्स की तारीफ करें, रिपीट हुआ है। इलास्टिक गुलाई को बयान करें, भी रिपीट हो गया है। स्ट्रेन की इकसाम अभी हमने पीछे डिस्कस की है। लेटरल लीनियर और लेटरल स्ट्रेन के फ़र्क, ये भी रिपीट हो गया है। ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी में फ़र्क, ये भी रिपीट हो गया है। प्लास्टिसिटी और एलास्टिसिटी में फ़र्क। किसी मटेरियल की ऐसी खासियत जिसके तहत वो बैरूनी क़ुव्वत के ज़रिए असर बिगाड़ पैदा होने के बाद क़ुव्वत के हटने पर अपनी असल हालत में आता है, एलास्टिसिटी कहलाती है। जबकि अगर जिस्म क़ुव्वत हटाने के बाद अपनी असल हालत में वापस ना आए तो मटेरियल की इस खासियत को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में फ़र्क वाज़िया करें, ये भी रिपीट हो गया। यंग मॉडुलस की तारीफ भी रिपीट हो गई है। शेयर स्ट्रेस को बयान करना है, किसी जिस्म ममासी पर अमल करने वाली क़ुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाले शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेस कहा जाता है, ये भी वैसे रिपीट हो गया हुआ है। शेयर स्ट्रेन, इसी तरह किसी जिस्म पर अमल करने वाली शेयर फोर्स के नतीजे में पैदा होने वाले हटाओ यानी डिस्टोर्शन की पैमाइश शेयर स्ट्रेन कहलाती है। सादा बेंडिंग और खालिस बेंडिंग में फ़र्क, ये रिपीट हो गया हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस की तारीफ, लोड वाले बीम के किसी मुकाम पर अगर इसके क्रॉस सेक्शन मुख्तलिफ निकाल पर बेंडिंग स्ट्रेस का तजिया किया जाए तो मालूम होता है कि किसी भी बीम के किनारों पर इस स्ट्रेस की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और अंदरूनी और सेपा हिस्सों पर इस स्ट्रेस की मिकदार कम होती है और किसी एक नुक्ता पर पहुँच स्ट्रेस की मिकदार सिफर हो जाती है। बीम के ऐसे निकात को मिलाने वाली लंबाई के रुख लाइन को न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है और ऐसी लाइन में से गुजरने वाली सतह को न्यूट्रल सरफेस कहा जाता है। बीमों में झुकाव मालूम करने के तरीके हैं, उसमें डबल इंटीग्रेशन का तरीका, मोमेंट एरिया का तरीका, मिकाले का तरीका, कॉन्जुगेट का तरीका, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद एवलेट का फार्मूला जिन्हें आपने लिखना है, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, रैंकन का फार्मूला भी रिपीट हुआ है। दोनों अलग अलग पेपर में आए थे, इसमें दोनों आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिटिकल स्ट्रेस की तारीफ करें। क्रिटिकल लोड और रुकबा के दरमियान निस्बत को क्रिटिकल स्ट्रेस कहा जाता है। ये ऐसी स्ट्रेस होती है जिस पर कोई स्ट्रक्चर फेल होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बयान करें, FOS। इंतहाई स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के दरमियान निस्बत को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। आम किस्म के कामों में इसकी मिकदार 3 रखी जाती है, लेकिन मुख्तलिफ हालात में इसकी कीमत 2 से 5 तक हो सकती है। कालम और पिलर में फ़र्क लिखें। तो कालम कोई भी अमूदी मेंबर जिसके ऊपर दबाव वाला वज़न अमल करे कालम कहलाता है, जबकि पिलर जिस भी मटेरियल से बनाया जाए लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसके ऊपर कंप्रेशन ना हो। सेक्शन 2 आ गया आपका, दी गई शक्ल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। दिए गए बीम की शेप फोर्स से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनानी है। एक मुस्ततील कालम है जो कि आपका 22 सेंटीमीटर मोटा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं। यंग मॉडुलस की मिकदार भी दी गई है, किलोग्राम फी वर्ग मीटर। कालम पर आने वाले बकलिंग लोड को मालूम करना है। वो जो पीछे फार्मूले याद किए हैं उनमें एक बकलिंग लोड का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको ईजिली सोल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2.35 मीटर लंबे सिंपली सपोर्टेड बीम का झुकाव मालूम करें। इस पर यूडीएल 250 किलोग्राम फी मीटर है। यंग मॉडुलस किलोग्राम फी वर्ग मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5000 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि एक दिखाए गए मैसनरी डैम की बेस पर आने वाली स्ट्रेसेस कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मालूम करें, जबकि यानी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। जबकि मैसनरी का वज़न 125 पाउंड फ़ी मकाब फिट और पानी का वज़न 62.4 पाउंड फ़ी मकाब फिट है। ठीक हो गया, तो ये रिटेनिंग वाल का सेक्शन है। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है सिविल 263। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ और बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ चीज़ें जो लफ्ज़ बोलते हुए गलती हो गई तो उसको आपने दुरुस्त कर लेना है। और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। स्टूडेंट आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।